तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा जो लिन फेंग होता है वो बैंक्वेट टाइप की या ब्लाइंड डेट है, जो भी आप समझो, वहाँ पे होता है। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है क्योंकि एक लड़की उसके पूछ रही होती है कि क्या वो उसके पास आके बैठ सकती है। नहीं तो लिन फेंग उनमें सोच रहा होता है ये हुआ गया। मेरे को तो लगा था कि मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोअर कल्टिवेशन वाला हूँ, तो मेरे पास कोई भी लड़की आके मेरे को घास नहीं डालेगी, ना मेरे पास आके बैठेगी। बट ज़रा देखो, इनमें से सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की यहाँ तो मेरे पास आके बैठना चाहती है। अगर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो लिन फेंग जो होता है उस लड़की से कहता है चलो कोई ना, तुम आ जाओ, तुम यहाँ पे आके बैठ सकते, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो कुछ टाइम तक ऐसे बैठे रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता। तो लिन फेंग कहता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे आके तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम यहाँ से जा सकते हो, कोई बात नहीं। तो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और फिर वो यहाँ पे पता नहीं क्यों कहती है कि ये पैलेस को एक अच्छी और एक पावरफुल ब्लड लाइन की ज़रूरत है। आई डोंट नो वो ब्लड लाइन की बात को यहाँ पे बीच में क्यों लाती है, पर जबकि ट्रांसलेशन में ब्लड लाइन आ रहा है तो मैं भी ब्लड लाइन ही बता रहा हूँ कि वो लड़की यहाँ पे कुछ ब्लड लाइन के बारे में बात करती है कि उनकी पैलेस को ब्लड लाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिन फेंग यहाँ पे मन में सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। इस पैलेस में आने के बाद तो मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ के जो लॉर्ड है वो ये चाहते हैं कि यहाँ की जो गर्ल है और बाकी के जो जीनियसेस लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे चीज़ें करें और जिनकी वजह से ब्लड लाइन उनकी आगे जाए। आखिर भला वो ऐसा क्यों करे, उनके पास अलग भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, पर भला ये कैसा तरीका हुआ। लिन बोलता है अच्छा मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। जबकि यहाँ पे वो लड़की बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। ब्लश करते हुए लिन फेंग से कहती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है हम दोनों के बारे में, क्यों ना हम दोनों ही इस काम को शुरू करें। लिन फेंग शर्माने लगते और कहते क्या तुम वाकई में चाहती हो कि हम दोनों ये काम करें और शुरुआत करें इसकी। लड़की यहाँ पे शर्माते हुए कहती है कि हाँ वैसे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, भले ही तुम्हारी कल्टीवेशन लो है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा खास और अच्छी होगी और यहाँ पे हमारी ब्लड लाइन इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं होगी और एकदम परफेक्ट होगी। लिन फेंग कहता है मेरे को ऐसा लग रहा है तुम अपने आप को फोर्स कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए, तुम यहाँ पे फोर्सफुली लगता है जैसे तुम मेरे साथ अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाना चाहती हो, बट तुम्हें यहाँ पे उस बंदे को ढूंढना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए जिसको तुम एक्चुअली लाइक करती हो। लड़की यहाँ पे शर्माते हुए कहती है कि इस पैलेस की वुमेन होने के नाते मेरे को यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने लिए वैसा कर सकूँ, मैं अपने लिए एक जिसको मैं चुन सकती हूँ मैं उसी को चुन रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी फोर्स वगैरह नहीं कर रही। और हमारे पास इतनी भी सारी चॉइसेस नहीं होती कि हम अपने लिए इतनी सारी चॉइस कर सकें और चुन सकें। और वो यहाँ पे बोलती है कि उसे एक्चुअली में लिन फेंग ही पसंद है क्योंकि भले ही उसकी कल्टीवेशन लोअर है पर उनकी ब्लड लाइन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ऐसे ऐसे करके बातें करने लगती है। तो लिन फेंग यहाँ पे उस लड़की से कहता है यहाँ कि यहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे ये सब करने से, और भले ही यहाँ पे पैलेस मास्टर भी यहाँ पे बातें सुन रहे हैं, क्या उनको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्या वो यहाँ पे मना नहीं करेंगे तुम्हें कुछ भी करने से। तब यहाँ पे वो लड़की वो शर्माते हुए फिर से कहती है कि नहीं, पैलेस मास्टर ने यहाँ पे सबको कहा, मतलब यहाँ पे लिन फेंग को ये बताती है कि नहीं पैलेस मास्टर इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तब यहाँ नॉर्मल है और ऐसा नॉर्मली चलता आ रहा है, तो यहाँ पे पैलेस मास्टर इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। तो जो लिन फेंग होता है वो यहाँ पे फिर कहता है कि असल में एक्चुअली उसकी यहाँ पे वाइफ है और उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो इस वजह से वो ये सब नहीं कर सकता है। जिससे वो लड़की का कुछ रिएक्शन तो नहीं होता, उदास सी दिखती तो है, मेरे को उतनी ज़्यादा सैड नहीं लग रही जितनी लाइक दिखनी चाहिए थी। जोक्स अपार्ट गाइज, और दिखाते फिर उसके बाद हमारी टाइम को जो कि यहाँ पे उसी लड़के से कहती है जिसका नाम शायद से हाउ पेंग रहता है। हाउ पेंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि टैंग यहाँ पे साफ साफ उसे गुस्सा से कह देती है कि उसको हाउ पेंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना वो उसके साथ आना चाहती है, ना उसे बात भी करना चाहती है, तो वो यहाँ से चला जाए। इस वजह से हाउ पेंग जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि यहाँ पे वो रिजेक्ट कर दिया गया है। पेंग कहता है मुझे नहीं मतलब कि यहाँ पे कुछ अच्छा है या फिर बुरा है। वो जो हाउ पेंग होता है वो लिन फेंग और उसी लड़की की तरफ देखता है, उस लड़की का नाम किंग चैन रहता है। तो वो उस लड़की से कहता है कि किंग चैन तुम तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेकार कर रही हो, तुम यहाँ पे वाला किस लड़के के साथ बैठी जिसकी कल्टीवेशन ही बहुत ज़्यादा लोअर है, पता नहीं तुम्हें इस लड़के में क्या दिखा पर ये लड़का बहुत ज़्यादा बेकार है, तुम्हें वहाँ से हटके किसी यंग टैलेंट के पास जाना चाहिए जिसके पास ज़्यादा पावर हो, कल्टीवेशन हो। कल्टीवेशन से बहुत ज़्यादा कम है, ऊपर से इसको कोई भी एक ही थप्पड़ में सुला सकता है, इतना ये कमज़ोर है। ये तो यान एलम के से 5th लेवल पे, ये पता नहीं यहाँ तक ये कैसे आ चुका है, शायद इसका लक अच्छा होगा इस वजह से ये यहाँ तक पहुँच पाया है। लिन फेंग बहुत हैरानी से उस बंदे की तरफ देख रहा होता है और कहता है मन में इस बंदे को लग रहा है कि मैं यहाँ पे सिर्फ लक की वजह से आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी किंग मिंग तो ये जो लड़की जिसका नाम किंग चैन रहता है वो यहाँ पे हमारे लिन फेंग को बताती है और कहती है इसका नाम हाउ पेंग है और ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, और क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीनियस लड़का है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा जीनियस मानता है और मानता है कि इसके अलावा और कोई इससे ज़्यादा आगे नहीं निकल पाएगा, ना इसकी कोई बराबरी कर पाएगा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एरोगेंट रहता है, सबसे एरोगेंटली बात करता है। और इस बेचारे को क्या पता कि इससे भी ज़्यादा टॉप के जीनियसेस हैं जो कि क्या पता इससे भी आगे निकल जाए। यहाँ पे दिखाते हैं हमारे लॉर्ड को जो कि यहाँ के पैलेस लॉर्ड होते हैं, वो यहाँ पे कहते हैं यंग टैलेंट जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस जगह पे घूमने के लिए और जगह के मजे लेने के लिए, वो भी स्नोई सिटी से, तो आप लोगों का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पे सभी लोगों का स्वागत
स्टार्टेड तो नहीं यहाँ पे ये और बताना चाहता हूँ कि आज आप लोग बहुत ज़्यादा मज़े कीजिए और बहुत थोड़े टाइम के बाद आपका कंपटीशन और बाकी सारी चीज़ें भी शुरू होएंगी। तो जब तक मैं चाहता हूँ कि आप लोग फ़न करें और जितना भी आपका स्ट्रेस वगैरह जितना भी कुछ भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लें। कि यहाँ के जो पहले स्लॉट होते हैं वो यहाँ पे सभी को बताते हुए कहते हैं कि आप सभी लोग रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में मैं आपको कहीं पर ले जाने वाला हूँ एक ऐसी राह में जहाँ पे आपका आगे और भी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। हो सकता है कि आपकी कल्टिवेशन भी बढ़ जाए। तो दिखाते हैं जब यहाँ पे खाना पीना डिनर वगैरह सब कुछ हो जाता है, वो लोग सभी लोग फ्री हो जाते हैं, तो जो पैलेस मास्टर रहते हैं वो यहाँ पे सभी लोगों को एक जगह पे लेके आते हैं जहाँ पे एक बहुत सारी राम होती है, 16 राम होती है टोटल, इतनी सारी राम होती है जहाँ पे ये सभी लोग जाएंगे और हो सकता है कि इनको कुछ अच्छा मिल जाए जहाँ राम में जाके। इनफैक्ट पता नहीं यहाँ पे किस प्रीस्ट को लाता है, पर वहाँ पे वो मतलब यहाँ पे वो कहता है प्रीस्ट का नाम लेते हुए कि क्या इस जगह को प्रीस्ट ने क्रिएट किया है? वाकई में इस स्पेस को और इतनी सारी राम को उस प्रीस्ट ने बनाया है। वाकई में ये है तो बिल्कुल एक अनदर राम की तरह, यानी कि एक अलग ही राम की तरह है, मतलब सॉरी एक अनदर स्पेस की तरह है जहाँ पे मैं किसी और ही स्पेस में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे मून है, लाइट है, सन है और बहुत सी चमकती हुई चीज़ें जैसे कि स्टार्स वगैरह होते हैं। साथ ही यहाँ पे नाइट हो रही है और बाकी सारी चीज़ें भी है। यानी यहाँ पे ये सारी चीज़ें आई कैसे और यहाँ पे इस पूरे स्पेस को बनाया किसने, इसका क्रिएटर कौन है? वो जो भी इंसान है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पता नहीं उसकी कल्टीवेशन लेवल क्या होगी। फिर लिनफेंग बताता है पहले भी मैं शायद एक मतलब एक स्पेस में जा चुका हूँ जो भी एक अलग स्पेस है। वह बोलता है कि वो ऑलरेडी एक अनदर स्पेस में जा चुका है, वो भी बहुत पहले से, और ये बिल्कुल उसी की तरह है पर उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जो हमारे पहले स्लॉट होते हैं वो सभी लोगों से कहते हैं कि यहाँ पे टोटल 16 डोर है, 16 डोर के दूसरी तरफ एक अलग राम है जिसके अंदर जाना है, तब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ और बहुत सी पावरफुल चीज़ें मिल सकती है। जितने भी डोर हैं उनके पास वहीं पे उनका जेड की का नंबर लिखा हुआ है, जिसकी वजह से वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका डोर कौन सा है। देन आप उसके अंदर जाओगे और आपको उसी के हिसाब से की रैंक के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जितनी ज़्यादा अच्छी जेड की होगी यानी टॉप 1 की, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होंगे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के। फिर यहाँ पे जो होते हैं हमारे पहले स्लॉट वो कहते हैं तो चलो सभी लोग आगे बढ़ो और अपनी जेड की के हिसाब से जितने भी है तुम्हारे डोर वगैरह हैं उन पे जाओ और वहाँ पे जाके अपने अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करो। सभी लोग वहाँ से बहुत तेज़ी के हिसाब से उड़ जाते हैं और दिखाते हैं हमारे पहले स्लॉट को जो कि लिनफेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वैसे तुम यहाँ पे यहीं रुको लिनफेंग, मेरे को तुमसे कुछ पूछना था, क्या वाकई में तुम्हारे पास फर्स्ट रैंक की जेड की है? मैंने ज़ू वुचेंग से सुना था कि तुम्हारे पास फर्स्ट रैंक की जेड की है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तुम्हारे पास एक बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि तुम्हारे पास फर्स्ट रैंक की जेड की है। तो तुम्हें मैं एक ऐसी फर्स्ट राम में भेजने वाला हूँ जो कि एकदम बढ़िया है, नंबर 1 फर्स्ट राम है जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास फर्स्ट रैंक की जेड की आती है। तो तुम्हारे पास है तो यहाँ पे मैं तुम्हें उसी राम में भेजने वाला हूँ और मैं तुम्हें देने वाला हूँ टोटल 7 डेज, टोटल 7 दिन देने वाला हूँ। 7 दिन के अंदर तुम्हें वहाँ पे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो ले लो और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे वापस आना होगा और मैं यहाँ पे तुम्हें अपने आप ही उस राम से वापस बुला लूँगा जैसे 7 डेज कंप्लीट होते हैं। तो और साथ ही मैं तुम्हें यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब तुम उस राम के अंदर जाओ जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए जिसके पास फर्स्ट रैंक की जेड की होती है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ में मिलेगी। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को तुम्हें छोड़ना नहीं है, हर एक अपॉर्चुनिटी जो भी मिले तो तुम उसको गेन कर लो, जल्दी से उसको पकड़ लो और छोड़ना मत, कि ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आती है तो तुम्हें यहाँ पे जल्दी से उसको गेन और पकड़ लेना चाहिए। और वो जगह तुम्हारी करंट कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कि आगे आने वाली फ्यूचर के लिए भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। हो सकता है कि अगर तुम्हें उसके अंदर जाके ऐसी चीज़ मिले जिससे तुम्हारा फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाता है और तुम पूरी तरह से टॉप के जीनियस बन जाते हो, तो क्या पता तुम्हारी कल्टीवेशन अंदर जाने के बाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आगे तुम्हारे फ्यूचर में आने वाले जो तुम्हारे एनिमी होंगे तुम उनको भी आराम से हरा सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे पैलेस मास्टर के सामने झुकता है और कहता है कि पैलेस मास्टर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आपने यहाँ पे मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी है, मतलब अपॉर्चुनिटी दी है, तो मैं इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। फिर यहाँ पे पैलेस मास्टर कहते हैं तो चलो लिनफेंग आगे बढ़ो, तुम्हारी जो भी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलती है उस डोर के दूसरी तरफ जाके तो उसको गेन कर लेना और जितना जल्दी हो सके। तो तुम्हारे पास टोटल 7 डेज है और 7 डेज के बाद मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। कि यहाँ पे जो हमारे पैलेस मास्टर रहते हैं जब वो लिनफेंग चला जाता है तो वो यहाँ पे कहते हैं हाओपेंग से, हाओपेंग चलो तुम मेरा यहाँ पे एक काम करो, ज़ू पूछेंगे उन्हें यहाँ पे जल्दी से बुला के लाओ। जबकि हाओपेंग कहता है यस पैलेस मास्टर, जैसा आप कहते हो बिल्कुल वैसे ही होगा। और वो लिनफेंग की कल्टीवेशन के बारे में ही सोच रहे होते हैं और कहते हैं यानवुर इल्म के 5th लेवल। हाँ, तो जब यहाँ पे हमारे पहले ज़ू वुचेंग आते हैं तब यहाँ पे जो हमारे पहले स्लॉट होते हैं वो बोलते हैं ज़ू वुचेंग, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो टॉप के जीनियसेस आपको लगते हैं मेरे को उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या मेरे को आप बता सकते हो कि उनमें से जो टॉप के टैलेंट्स हैं उनके बारे में ठीक से बताओ, जिन्होंने टॉप 5 रैंक को हासिल किया उन लोगों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ।
तो जो हमारे ज़ुबुचेंग रहते हैं वो कहते हैं पहले मैच से क्यों नहीं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे तीसरे और चौथे नंबर पे जो लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं और यहाँ के टॉप के टैलेंटेड हैं। पता नहीं कैसे वो तीसरे और चौथे नंबर पे मतलब चौथी रैंक पे आ गए, वरना हो सकता था कि वो फर्स्ट और सेकंड रैंक के लायक होते हैं। ये दोनों ही नाम जो वो लेते हैं वो होते हैं कैंग चियान ब्लड एम्पर और साथ ही डुआन वुडाओ के। कैंग चियान ब्लड एम्पर डुआन वुडाओ की बताते हुए यहाँ पे कहते हैं हमारे ज़ुबुचेंग कि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा टॉप के टैलेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नहीं कैसे ये थर्ड और फोर्थ रैंक पे आ गए, हो सकता था कि ये फर्स्ट और सेकंड रैंक पे भी आ सकते थे, पर ये हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल और मैं इनकी पावर को जानता हूँ अच्छे से। दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और इनकी पावर के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 5वें रैंक पे आता है वो है जनमोजी। जनमोजी के पावर के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो बिल्कुल एक लाइट की तरह है, ऐसी अच्छाई की लाइट जो कि अच्छाई की तरफ ले जाती है। जितना भी ईवल टाइप की पावर और जितना भी ईवल ऑरा है उसको यहाँ पे सप्रेस कर सकता है और उसके पास ये पावर है कि उसके सामने कोई भी ईवल पर्सन ठीक से रेजिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि जनमोजी की पावर बहुत ज़्यादा है। ज़ुबुचेंग होते हैं वो यहाँ पे बोलते हैं। वैसे यहाँ पे एक और पर्सन था जो कि मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो भी जीनियस था जिसका नाम डेडवुड तो है, वही वाइट वाला लड़का। ज़ुबुचेंग उसका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि वो लड़का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उसकी कल्टिवेशन भी ज़्यादा थी। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि उसका रैंक 10th पे आता है, यानी वो 10th रैंक पे था, उसके पास 10th रैंक की जेट की थी। ज़ुबुचेंग जो होते हैं वो यहाँ पे जिक्र करते हैं अब युनफियांग का। युनफियांग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि युनफियांग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। युनफियांग को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है और वो बहुत ज़्यादा डीपली और मतलब बहुत ज़्यादा अजीब ही है। उसके बारे में कोई पता नहीं कर पाएगा कि वो आगे क्या करने वाला है और क्या सोचता है। बहुत सारे राज को छुपाए रखा है। हमें पता चलता है कि युनफियांग एक्चुअली में यहीं पे है और खड़ा हुआ है, जबकि हमारे जो पैलेस मास्टर जो होते हैं वो युनफियांग की तरफ देख रहे होते हैं वहीं पे और कहते हैं हमारे ज़ुबुचेंग से कि मैं देख सकता हूँ कि इसकी पावर कितनी है और इसने अपनी कितनी ज़्यादा पावर्स को हाइड किया हुआ है तब से, और ये तब से अपनी पावर्स को हाइड किए हुआ था। बहुत ज़्यादा बंदा ये मिस्टीरियस है और ये पावर को पता नहीं क्यों हाइड करके रखा हुआ है। पता नहीं कुछ एक शायद इसने किसी बैटल के लिए अपनी पावर को छुपाए रखा हुआ हो कि शायद लास्ट में जाके उसकी पावर काम आए। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ इन बच्चों की फाइट देखने के लिए, और इतने भी यंग टैलेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी फाइट होगी तो पता नहीं कौन जीतेगा कौन टॉप पे होगा। यार ज़ुबुचेंग आप ये सब छोड़िए, मेरे को बताइए जो फर्स्ट और सेकंड रैंक के लोग हैं यानी कि लिनफेंग और टैंग यू, इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दीजिए और बताइए कि आखिर ये दोनों का टैलेंट क्या है और ये दोनों कितने टैलेंटेड है। फिर यहाँ पे जो हमारे ज़ुबुचेंग रहते हैं वो कहते हैं सोचते हुए कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हूँ टैंग यू और लिनफेंग से। मैंने सोचा था नहीं था कि मैं यहाँ पे ये दोनों फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आएंगे, जैसे कि मैंने पहले से इमेजिन किया हुआ था हमारे कैंग चियान ब्लड एम्परर और साथ ही डुआन वुडाओ की पावर को देखते हुए कि मेरे को लगा था वो दोनों फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आएंगे, पर ये दोनों आ गए। और बात करें टैंग यू की पावर की तो वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जबकि वो यहाँ पे ऐसे अपने क्लोन को बनाती है कि क्या बताऊँ भाई। नहीं उसकी जो क्लोन बनाने की मेथड है जिससे वो अपने क्लोन बना सकती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो कितने क्लोन बनाती है। बात करें टैंग यू की स्केल की तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ऊपर से उसकी जो यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है। पहले इस मास्टर फिर यहाँ पे लिनफेंग के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे ज़ुबुचेंग रहते हैं वो कहते हैं कि अच्छा लिनफेंग। बात करें उस इंसान की जिसके बारे में मैं सोचते ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि भला ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। उसके बारे में सोच नहीं सकते कि उसने यहाँ पे कितनी सारी चीज़ों को छुपाए रखा है। उसके साथ पास हो सकता है बहुत से ट्रम्प कार्ड जो कि अभी तक उसने अपना छुपा के रखे हुए हैं। उस लड़के की कल्टिवेशन वो यानवू रिलेम के 5th लेवल पे है, पर जरा देखो वो अपने से भी ज़्यादा हायर लेवल के बंदों को इजीली हरा सकता है। उसके पास ऐसे स्किल हैं और ऐसे कार्ड्स हैं जिनकी वजह से वो आसानी से अपने सामने वाले यानवू रिलेम के भले ही कोई 7th या 6th लेवल पे भी होगा उसको आसानी से हरा सकता है। भले ही वो बहुत ज़्यादा यंग है और बहुत ज़्यादा यंग टैलेंट है, पर उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि हमारे जो पैलेस मास्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं और फिर वो कह रहे होते हैं यही मतलब हमारे ज़ुबुचेंग से कि तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एक बंदा जो कि यानवू रिलेम के 5th लेवल पे है और कुछ ऐसे ट्रम्प कार्ड और ऐसी पावर्स का यूज़ करते हुए अपने से ज़्यादा हायर लेवल के बंदे को हरा सकता है, यानी कि यानवू रिलेम के 5th लेवल का बंदा 7th लेवल के बंदे को हरा सकता है। जबकि हमारे जो पैलेस मास्टर रहते हैं वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानवू रिलेम के 5th लेवल पे रहते हुए 7th लेवल के बंदे को इजीली हरा सकता है। तो ज़ुबुचेंग मैं आपसे एक और सवाल पूछे जाता हूँ कि जब हम ये जो लिनफेंग नाम का बंदा है ये जब इस राम के अंदर जाएगा जिसकी उसको मैंने राम दिखा दी यानी कि फर्स्ट रैंक की राम, जब ये बाहर आएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है और बहुत ज़्यादा
इंटरेस्ट जाग रहा है कि भला इसका लेवल कितना होगा अभी यहाँ पे बाहर निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो वुचैंग रहते हैं वो कहते हैं कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये बंदा बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, उसकी लक और इसका साथ ही पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ऊपर से लड़का बहुत ज़्यादा समझदार है, पता नहीं ये कितना ज़्यादा आगे तक जाएगा। कल्टिवेशन देखी जाए इतनी कम कल्टिवेशन के साथ ये 7 लेवल के बंदे को इजीली हरा सकता है। तो जब ये राम से बाहर निकलेगा 7 दिनों के अंदर, तो 7 दिन के बाद जब ये राम से बाहर निकलेगा तो शायद ये 8 लेवल के बंदे को इजीली हरा देगा, यानी कि यानवर इलेवन के 8 लेवल के बंदे तक को आसानी से हरा सकता है। जबकि हमारे जो पेरिस मास्टर होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ज़ू वुचैंग क्यों ना मियाँ यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करो इसकी स्किल को आगे बढ़ाने में और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में। जबकि ज़ू वुचैंग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं पेरिस मास्टर आप ये क्या कह रहे हो। फिर जो हमारे पेरिस मास्टर रहते हैं वो यहाँ पे किंग चैन से कहते हैं कि किंग चैन मैंने देखा था कि तुम और लिन फेंग बहुत ज़्यादा क्लोज थे और आपस में बैठ के आराम से बात कर रहे थे नॉर्मली एज अ फ्रेंड के तौर पे। जैसे कि तुमने देखा होगा कि लिन फेंग के पास फर्स्ट रैंक की जेट की ऊपर से उसका जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस है, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल ठीक होगा। जबकि जो किंग चैन होती है वो कहती है ठीक है पेरिस मास्टर जैसा आप कहते हो मैं अपना बेस्ट करूंगी। यहाँ पे क्या बातें हो रही है बट जो भी हो रही है हमें वो फ्यूचर में पता चलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो पेरिस मास्टर होते हैं वो उन्हीं सभी लोगों के बारे में सोचते हुए कह रहे होती है कि ये सभी लोग बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग टॉप टैलेंट्स है, अभी ये लोग बहुत ज़्यादा आगे तक जाएंगे तो हमारे पेरिस को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे ये सभी लोग स्नोई सिटी के टॉप के टैलेंट्स है जो कि अलग अलग जगह से आए और बहुत ज़्यादा टॉप के टैलेंट्स है, तो सब फायदा तो होगा ही होगा। ये ऐसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते रहे तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा और हमें बहुत से ऐसे पावरफुल वेपन्स मिल लेंगे। हो सकता है ये सभी लोग आगे जाके हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट वेपन बन जाए। पेरिस मास्टर कहते हैं उन सभी लोगों से जो कि यहाँ पे उनके साथ होते हैं, तो वो उन सभी लोगों से कहते हैं कि आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, अगर आप उनके हार्ट्स को बना लेते हो अपना, उनके हार्ट्स को कैप्चर कर लेते हो तो फिर ये पैलेस में आपके लिए और बाकी लोगों के लिए ठीक रहेगा। सभी लोग पेरिस मास्टर से कहते हैं ठीक है पेरिस मास्टर जैसा आप कहते हैं वैसे ही ठीक है। जबकि यहाँ पे जो पेरिस मास्टर रहते हैं वो ज़ू वुचैंग से कहते हैं ज़ू वुचैंग तो जैसे कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या करना है और मैंने तुम्हें क्या बताया तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया है, तो पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है। जबकि ज़ू वुचैंग यहाँ पे कह रहे होते हैं मन में कि मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या करना है। ज़ू वुचैंग यहाँ पे कहते हैं पर क्या वाकई में यहाँ पे पेरिस मास्टर चाहते हैं कि मैं लियू किंग को बोलूँ कि वो यहाँ पे लिन फेंग की हेल्प करे, पता नहीं लियू किंग कौन है और हमें आगे पता चलेगा। इसके लिए सिर्फ जो ज़ू वुचैंग रहते हैं वो कहते हैं जैसे कि पेरिस मास्टर चाहते हैं कि मैं लियू किंग से बोलूँ कि वो यहाँ पे लिन फेंग की हेल्प करे जब वो लिन फेंग उस राम के अंदर एंटर करे। ठीक है मैं वैसे कहता हूँ जैसा पेरिस मास्टर बोल रहे हैं। नेक्स्ट सीन लिन फेंग की राम का होता है जहाँ पे लिन फेंग गया होता है क्योंकि लिन फेंग के पास ही फर्स्ट रैंक की जेट की, तो इस वजह से उसको जाना था ऐसी राम में जिसका रैंक फर्स्ट रैंक हो। तो लिन फेंग फर्स्ट राम में जाता है जो कि बहुत ज्यादा अजीब होती है, पूरी तरह से वो डेजर्ट टाइप की होती है जहाँ पे पूरी तरह डेजर्ट होता है। लिन फेंग यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और कह रहा होता है भले ये क्या बात हुई भाई, ये तो पूरा डेजर्टेड एरिया है और यहाँ पे बोला मैं कल्टिवेट कैसे करूँगा, या तो कल्टिवेट करना छोड़ो, मेरे को यहाँ पे भला अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी जिससे मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते बहुत ज्यादा आगे तक जाऊँ। ऊपर से यहाँ पे इस जगह को देख के लग रहा है जैसे ये बाहर की दुनिया से भी अलग है, ये राम पूरी तरह से ही अलग है। ऊपर से यहाँ पे कल्टिवेट करना भी मुश्किल है, तो पता नहीं मैं यहाँ पे इस फर्स्ट रैंक की राम में आके क्या कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पे तो कुछ कल्टिवेट करने के लिए है नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बनूँ। जबकि लिन फेंग यहाँ पे कह रहा होता है खैर जो भी हो मेरे को लगता है कि शायद से मेरे को यहीं पे कल्टिवेट करने की प्रैक्टिस करनी होगी और यहीं पे कल्टिवेट करना होगा, क्या पता मैं शायद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ। यहाँ पे लिन फेंग फिर एक ही जगह बैठ जाता है और ध्यान लगाने लगता है और कल्टिवेट करने लगता है एक ही जगह बैठ के। लिन फेंग यहाँ पे कल्टिवेट ही कर रहा होता है, अचानक से वहाँ से एक स्वॉर्ड निकलती है और लिन फेंग कहते हैं ये स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और पहले ये स्वॉर्ड यहाँ पे कैसे आ गई। ये जो स्वॉर्ड होती है शायद से लिन फेंग के अंदर से ही बाहर निकली होती है। लिन फेंग जो होता है हमारा उस स्वॉर्ड की तरफ ही देख रहा होता है, फिर उस स्वॉर्ड की तरफ देखता है, उसकी पावर को सेंस करते हैं और कहता है कि ये इल्यूजन नहीं है, पर यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और साथ ही बिल्कुल रियल टाइप का लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक तलवार मेरे सामने खड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लिन फेंग उनमें कह रहा होता है कि भला ये क्या, ये स्वॉर्ड यहाँ पे अचानक से बाहर निकल गई और ऊपर से जो मेरे अंदर मेरी वो स्वॉर्ड थी यहाँ पे पूरी तरह से बाहर निकल चुकी है और बिल्कुल रियल बन चुकी है, रियल स्वॉर्ड की तरह। लिन फेंग में यहाँ पे जाया था, यहाँ पे टाइम को जाया नहीं करता और आगे बढ़ के उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। लिन फेंग यहाँ पे कहता है मन में आखिर ये हुआ क्या, मैंने जब सोचा था एक स्वॉर्ड के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे स्वॉर्ड के बारे में सोचा वो बिल्कुल रियल बन गई, रियलिटी बन के बाहर निकली, मेरे अभी वो हाथ में, यानी कि मैंने बस एक स्वॉर्ड के बारे में सोचा वो स्वॉर्ड बाहर निकली, मैंने उसको पकड़ लिया, वो रियल बन चुकी है। अच्छा ये मेरी क्रिएशन थी, ये क्रिएशन
इसको मैंने बनाया है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके कल्टीवेट करने लगता है और उड़ने लगता है और कहता है कि मेरे को यहाँ पे फील करना होगा एंड देन उसके बाद मैं इसको कॉम्प्रिहेंड कर पाऊंगा। लिनफेंग यहाँ पे कह रहा होता है तो अच्छा इस राम के बारे में मेरे को अब समझ में आया, ये एक ऐसी राम है जिसमें जो आप सोचोगे वो रियलिटी बन के आपके पास आ जाएगा और बाहर निकलेगा, यानी कि मेरे को उसको ठीक से कॉम्प्रिहेंड करना है जिससे मेरे को फ़ायदा हो सकता है। इस राम की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लिनफेंग यहाँ पे कह रहा होता है कि अगर यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज़ कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ तो बाहर के बहुत ज़्यादा मंथ भी निकल जाएंगे, बाहर के नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंथ हो जाएंगे, जबकि बाहर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम टाइम ही हुआ होगा। यानी कि लिनफेंग के लिए कोई ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, यानी कि लिनफेंग अपने मन से कुछ भी क्रिएट कर सकता है और वो अपने हिसाब से इस राम को शायद से कंट्रोल भी कर सकता होता है। तो लिनफेंग यहाँ पे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे कल्टीवेट करता हूँ कुछ दिनों के लिए तब भी बाहर के कुछ ज़्यादा टाइम नहीं गुजरे होंगे, कहता है अगर ऐसा होता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और फिर यहाँ पे वो अपनी तलवार की तरफ देख रहा होता है और किसी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो स्वॉर्ड के बारे में कहता है कि ये स्वॉर्ड मेरी क्रिएशन है, इसको मैंने बनाया है। यहाँ पे इस चीज़ को बनाना बहुत ज़्यादा आसान था, मैंने तो जस्ट इमेजिन किया और अचानक से ये स्वॉर्ड बाहर निकल गई, पता नहीं कैसे, बट ये जो स्वॉर्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसकी मतलब इसकी जो पावर है मैं सेंस कर सकता हूँ। लिनफेंग बाकी कुछ बातों को याद करने लगता है एंड देन यहाँ पे दिखाते हैं। देन फिर हमारे लिनफेंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे हवा में अचानक से उड़ने लगता है और वो उड़ ही रहा होता है हवा में और कुछ कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, इस राम के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है। तो देखते हैं यहाँ पे 5 दिन गुजर जाते हैं और 5 दिन तक ये लिनफेंग यहाँ पे उड़ता रहता है और कुछ कॉम्प्रिहेंड करने की ट्राई कर रहा होता है। जब लिनफेंग यहाँ पे सब कुछ खत्म करते हुए दिखाते हैं वो अपनी आँखें खोलता है और अचानक से बहुत ज़्यादा तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए नीचे की तरफ आता है और नीचे स्वॉर्ड को एक जगह पे जाके धंसा देता है। लिनफेंग यहाँ पे सोच रहा होता है कि वाकई में ये जो स्वॉर्ड है इसको मैंने बनाया, इसकी क्रिएशन मैंने की और यहाँ पे जितना भी मैंने सोचा स्वॉर्ड के बारे में और उसको बनाया, ऊपर से ये जो स्वॉर्ड है इस राम की स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये जो राम है फर्स्ट रैंक की राम, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जिसके बारे में इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, ये राम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लिनफेंग यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है कि यहाँ पे टोटल 2 दिन बचे हुए हैं और ऊपर से यहाँ पे पूरे 5 दिन गुजर चुके हैं, मेरे को जल्दी करके यहाँ पे कुछ टॉस देखना होगा। यहाँ पे मेरी स्वॉर्डमैनशिप और बाकी मेरे को स्वॉर्ड चलाने की, यानी कि मेरे को अपनी स्वॉर्डमैनशिप को भी इम्प्रूव करना चाहिए, मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि ज़्यादातर अपनी इमेजिनेशन पे यहाँ पे मतलब मुझे यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन पे रिलाई नहीं करना चाहिए। लिनफेंग की जो स्वॉर्ड होती है जहाँ पे उसमें दसाई होती है वो बहुत ज़्यादा दूर होती है और फिर यहाँ पे दिखाता हुआ अपने आप डिसअपेयर हो जाती है, जबकि लिनफेंग कहता है वो तो डिसअपेयर हो गई और फिर यहाँ पे मन में सोच रहा होता है। फिर यहाँ पे कह रहा होता है यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप को मेरे को इम्प्रूव करना है और साथ ही मेरी बुद्ध है डीमन की पावर भी है जो कि बहुत ज़्यादा एक टेरिफाइंग पावर और फोर्स है, से मैं अपने से स्ट्रॉन्गर और हाई लेवल के बंदों को मैं आसानी से हरा सकता हूँ, मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर उनको सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे को यहाँ पे धीरे धीरे करके मेरे को अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए और ऊपर से यहाँ पे फिर लिनफेंग जो होता है वो हमारा कहता है कि मेरे को यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाना होगा और बुद्धा एंड डीमन को यहाँ पे देखते हैं। बुद्धा एंड डीमन की पावर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बुद्धा एंड डीमन को क्रिएट करना होगा। वो यहाँ पे बुद्धा एंड डीमन का कहता है कि बुद्धा एंड डीमन की वो स्पेस को क्रिएट करता है। लिनफेंग यहाँ पे फिर बुद्धा एंड डीमन की स्पेस में आ जाता है क्योंकि वो जैसा सोचने लगता है, जिस मतलब ये जो राम है इसमें लिनफेंग जैसा सोचेगा वैसे उसके सामने क्रिएट होके आ जाएगा। लिनफेंग फिर यहाँ पे बुद्धा एंड डीमन के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि बुद्धा एंड डीमन की पावर ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है और ऐसी फोर्स है जिसके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा पावर है इसमें। उस टाइम के बाद दिखाते वो जब पूरी राम होती है वो अचानक से चेंज हो जाती है। लिनफेंग यहाँ पे बुद्धा एंड डीमन के बारे में सोचता है तो वहाँ पे एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बुद्धा एंड डीमन होने वाले हैं। लिनफेंग कहता है मैं अपनी आंखों के आगे देख रहा हूँ, मेरे सामने तो जायंट गोल्डन बुद्धा है, यानी कि वही बुद्धा गॉड। लिनफेंग यहाँ पे कह रहा होता है मन में कि ये तो वाकई में एक रियल बुद्धा है, यानी कि वाकई में जो रियल बुद्धा होते हैं बिल्कुल वैसे ही। लिनफेंग यहाँ पे बुद्धा की तरफ देख रहा होता है जो कि बिल्कुल देखने में बिल्कुल रियल होता है। लिनफेंग पीछे तरफ मुड़ के देखता है और कहता है कि बिल्कुल यहाँ पे बुद्धा है तो डीमन भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने डीमन को भी इमेजिन किया था। अब दिखाते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल सा डीमन भी होता है। बुद्धा है डीमन बिल्कुल आमने सामने होते हैं, जबकि उन दोनों के बीच में हमारा लिनफेंग होता है और वो दोनों ही पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। बुद्धा एंड डीमन रहते हैं, उन दोनों की पावर जो रहती है वो धीरे धीरे करके लिनफेंग के अंदर आने लगती है और लिनफेंग यहाँ पे उन दोनों की पावर को मतलब एब्जॉर्ब तो नहीं बोलेंगे, वो मतलब लिनफेंग यहाँ पे अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहा होता है बुद्धा एंड डीमन के जरिए। लिनफेंग कहता है अगर मेरे पास बुद्धा की पावर आ जाए और मैं अपने लिए गोल्डन बॉडी क्रिएट कर सकूँ जो कि बिल्कुल गोल्डन बुद्धा जैसी है, तो शायद ही हो सकता है कि मैं फ्यूचर में आगे जाके बहुत से लोगों की जो ईवल ऑरा है या ईवल पावर है उसको यहाँ पे सप्रेस कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बुद्धा की
काम ही है, मतलब बुद्धा का काम ही ये होता है कि वो ईवल और जितना ईवल जैसी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे सप्रेस कर सकता है। नहीं, मेरे पास ऐसी पावर आने पे मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा अगर मेरे पास जितनी पावर आ जाती है। तो इन पे यहाँ मैं सोच रहा होता है कि ये मैटर नहीं करता कि बुद्ध एंड डीमन की पावर कितनी है, बल्कि ये मैटर करता है कि ये दोनों पहले ह्यूमन थे और उससे ट्रांसफॉर्म होकर आगे बढ़े हैं। तो कहता है मन में कि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ये दोनों ही गॉड हैं एक तरह से, और ये दोनों की मतलब जो पूजा है वो लोग करते हैं और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो ऐसे सारे लोग यहाँ पे इन दोनों की पूजा ही करते हैं। लिन जो होता है जैन बुद्धा के सामने खड़ा हुआ था स्टैचू के सामने, और यहाँ पे स्टैचू एरियल है पता नहीं पर मैं स्टैचू कह दे रहा हूँ। तो लिन उसके सामने खड़ा हुआ होता है। मैं उनमें कह रहा होता है कि जो बुद्धा एंड डीमन की पावर है इससे मैं सेंस कर सकता हूँ कि कोई पावर है इनके पास जो यहाँ पे मेरे को सेंस हो रही है और ये बहुत ज़्यादा है। उनमें कहता है और मेरे को भी यहाँ पे या तो एक पावर मिली है और जिसकी वजह से हो सकता है जब मैं यहाँ पे बाहर निकलूँ तो मेरे को वो पावर को मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं सेंस कर सकता हूँ वो पावर को जो मेरे अंदर फ्लो हो रही है। दिखाते हैं 1 डे लेटर, यानी कि एक दिन बाद दिखाते हैं हमारा लिन फेंग अपनी स्वॉर्डमैनशिप को इम्प्रूव कर रहा होता है और अपनी जो तलवारबाजी की स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहा होता है। लिन फेंग कहता है जी जितने भी ईवल स्वॉर्ड है और जितनी भी ये 7 या पता नहीं कितनी ईवल स्वॉर्ड होती हैं, वो कहते हैं कि जितनी भी ईवल स्वॉर्ड है ये सारी मेरी इमेजिनेशन है और मैं यहाँ पे इनको यहाँ पे अपनी मर्जी कंट्रोल कर सकता हूँ, ना कि ये मेरे को कंट्रोल कर सकती हैं। तो मैं इन सब पे कंट्रोल हासिल करते हुए इन सबको अपने यूज़ में लाऊंगा और जब मेरी मर्जी होगी मैं तभी इनका यूज़ करूँगा। वैसे तो ये स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है और डीमोनिक है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इनको अपनी मनमर्जी कंट्रोल नहीं कर पाता जब मैं बाहर होता हूँ, पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इनके पास जाके कल्टिवेट कर सकता हूँ, यानी कि इनको अपनी मनमर्जी बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी ऐसी राम में हूँ जिसकी मर्जी मतलब जिसके ज़रिए मैं यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी कर सकता हूँ। तो अभी सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल है और मैं यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, ना कि कोई मेरे ऊपर कंट्रोल कर सकता है। इन पे अपने हाथ को आगे बढ़ाता है क्योंकि उसे पता है कि अब उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना कि ये जितनी भी डेमोनिक स्वॉर्ड है ये उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती जैसा पहले किया था। तो वो यहाँ पे आगे बढ़ के उनको अपने हाथों से छूता है और कहता है, देख के लगता है जैसे यहाँ पे अपने आप को ही डिमोनिक एम्परर ने सबमिट कर दिया, मतलब डिमोनिक ईवल एनर्जी ने मेरे को सबमिट कर दिया, वो यहाँ पे हार मान चुकी है और मैं इसको चला सकता हूँ और इसको कर सकता हूँ, छू सकता हूँ। ये स्वॉर्ड उसकी थी जो कि डीमन लॉर्ड था, अब ये स्वॉर्ड मेरे हाथों में है तो इसकी पावर का यूज़ भी मैं कर सकता हूँ और इसका इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ज़रा देखते हैं कि ये पावरफुल है या फिर नहीं और देखते इसकी पावर कितनी है। लिन फेंग की जो आई होती है वो भी यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाती है, पर लिन फेंग के ऊपर अपना कंट्रोल होता है। लिन फेंग यहाँ पे फिर स्वॉर्ड को घुमाते हुए अचानक से साइड में एक स्लैश लगाता है, तो जो स्लैश होता है वो यहाँ पे वर्ल्ड में भी एक क्रैक डाल देता है, यानी कि उसकी जो स्वॉर्ड होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसके एक क्रैक डालने से ही पूरे वर्ल्ड में क्रैक आ गया। लिन फेंग यहाँ पे कह रहा होता है भला ये कैसी स्वॉर्ड है, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ज़रा देखो इसने तो पूरे वर्ल्ड में एक क्रैक डाल दिया, जस्ट मैंने इसको स्विंग किया था हल्का सा स्विंग, उसमें यहाँ पे इसने क्रैक डाल दिया, तो इसकी पावर कितनी होगी जब मैं इसको बाहर लेके जाऊंगा। तो लिन फेंग जो होते हैं उसी अपनी पावरफुल डेमोनिक स्वॉर्ड की तरफ ही देख रहा होता है। देन अचानक से लिन फेंग जो होता है वो नीचे की तरफ उतरते हैं और यहाँ पे वो उसी पहली जगह पे आ जाता है, यानी वो डिजर्टेड एरिया में आ जाता है जहाँ पे वो पहले था। और लिन फेंग कहता है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ ड्रीम है, पर खैर जो भी हो ये पूरा रियल था, यहाँ पे मानेंगे कि ये पूरा रियल था। मेरे को तो जैसे लगा कि ये सब ड्रीम है, मेरे को लगा नहीं था कि वाकई मैं इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाऊंगा जो कि मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। मेरी बुद्धा एंड डीमन की पावर भी इंक्रीज हुई है, ऊपर से साथ मेरी स्वॉर्डमैनशिप भी इंप्रूव हुई है और मैं यहाँ पे अब ठीक से उस डेमोनिक वो स्वॉर्ड का भी ठीक से यूज़ कर पाऊंगा। लिन फेंग यहाँ पे एक बात कह रहा होता है कि मेरे को यहाँ पे मतलब एक दिन मैं यहाँ पे बुद्धा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा, एक बुद्धा के जैसे ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। वो दिन जब आएगा तो कोई भी ऐसी ईवल ऑरा नहीं होगा जो कि मेरे सामने यहाँ पे घुटने टेके। और पता नहीं अचानक से शायद से वर्ल्ड जो होता है वो यहाँ पे हिलने लगता है, पूरे राम हिलने लगते हैं। लिन फेंग कहता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, लगता है कोई ना कोई तो है। मैं कहता है देख लगता है जैसे यहाँ पे कोई ना कोई तो है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि यहाँ पे शायद आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे वो कहता है ये शायद से हाउ फेंग हो सकता है, फिर वो कहता है नहीं नहीं ये हाउ फेंग तो बिल्कुल नहीं है, उसकी पावर मैंने सेंस की है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। लिन फेंग वही स्ट्रेट खड़ा होता है जैसे उसको कुछ पता ना हो, और यहाँ पे लिन फेंग के पीछे एक बंदा जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा होता है, वो लिन फेंग की तरफ ही आ रहा होता है, वो एक पावरफुल बंदा रहता है। लिन फेंग कह रहा होता है मेरे को नहीं पता था कि इस राम में कोई और भी है, अब यहाँ पे पता नहीं है कौन है जो कि मेरी तरफ आ रहा है, भले ये कौन हो सकता है, ये तो कोई इमेज जैसा है, लगता है यहाँ पे कोई इमेज क्रिएट हो रही है या फिर कुछ और है। लिन फेंग को लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि एक्चुअली है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन है या फिर कोई इमेज है, पर लिन फेंग को नहीं पता कि वाकई में कोई इंसान जो कि इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। लिन फेंग यहाँ पे उस बंदे से पीछे हटता है, वो बंदा बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ता है। लिन फेंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये है क्या। और यहाँ पे वो बंदा आगे बढ़ के लिन फेंग के मतलब सामने आ जाता है। जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है। लिन फेंग कहता है ये सामने वाले बंदे की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मैं यहाँ पर ठीक से रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। लिन फेंग यहाँ पे नोटिस कर लेता है कि वो बंदे ने अपनी पावर को फिंगर में रिलीज़ किया है, यानी कि वो अपनी पावर्स को फिंगर में रिलीज़ करते लिन फेंग के ऊपर हमला टाइप का कर रहा होता है। लिन फेंग यहाँ पे हैरान होता है और कहता है ये ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे मर
सकता हूँ। पता नहीं इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से इसने मेरे को डायरेक्ट हिट किया है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्पीड है और लगता है जैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कहता है मैं तो गया, अब लगता है यहाँ पे जैसे मैं मरने वाला हूँ। वो बंदा आगे बढ़ता है और अपनी उंगलियों पावर्स को रिलीज करता है। लिन बहुत ज़्यादा क्लोज आके उसके सर के ऊपर यानी कि उसके माथा होता है वहाँ पे अपनी फिंगर को रखता है। लिन फेंग लगता है वो यहाँ पे गया, पर यहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए उससे कुछ नहीं होता और लिन फेंग कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद कहता है लिन फेंग यहाँ पे कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तो गया। लिन फेंग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। यहाँ पे गुस्सा ही हो रहा होता है, जबकि वो जो बंदा होता है उसके सामने वाला वो कहता है कि नहीं तुम यहाँ पे आराम करो, अब तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये किया है कि तुम्हारे अंदर जितनी वॉल्स है, जितनी भी तुम्हें परेशानी हो रही है कल्टीवेट करने के लिए, तो मैंने उन सभी को हटा दिया। तुम पूरी तरह से ठीक हो और ठीक से कल्टीवेट भी कर पाओगे। जब तुम पावर्स को रिलीज करोगे तो पहले से ज़्यादा तुम बेहतर फील करोगे और तुम्हें बिल्कुल बेहतर फील होगा, पहले से तो डबल होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे तुम्हारी पावर्स को इंक्रीज़ किया है यहाँ पे ये पावर का यूज़ करते हुए। ये मतलब नहीं कि तुम्हारी रैम कितनी है, ये मतलब नहीं कि तुम कितनी यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को अपने अंदर कंटेन करके रख सकते हो। ये सब तुम्हारी कल्टीवेशन पे डिपेंड करता है, तो तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज़ करना होगा। लिन फेंग कहता है कि पता नहीं क्यों मेरी आंखों को क्या हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी आंखें बंद हो रही है, मेरे को यहाँ पे थोड़े चक्कर से आ रहे हैं। वो यहाँ पे लिन फेंग यहाँ पे थोड़ा बहुत बेहोश होने वाला होता है, इसलिए वो कहता है कि मेरी आईलाइट यहाँ पे नीचे गिर गया। बंदा कहता है रेजिस्ट करने की कोशिश मत करो, अपने आप को जगाने की कोशिश मत करो, जैसा हो रहा है वैसा होने दो और यहाँ पे तुम थोड़ा रेस्ट करो और देन उसके बाद तुम एक अलग ही पावर से आउट हो गए। जब तुम्हारी आंखें खुलेगी, जब तुम थोड़ी बहुत पावरफुल हो जाओगे, पहले से तो ज़्यादा ही हो जाओगे। दिखाते हैं थोड़ी देर बाद लिन फेंग की वहीं पे बेहोश हो जाता है और वो यहाँ पे एकदम ऐसी सिचुएशन पे होता है जहाँ पे वो बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ होता है। कुछ टाइम बाद दिखाते हैं जहाँ पे फायर हमें दिखाई देती है, जहाँ पे लिन फेंग बैठा हुआ होता है और वो कल्टीवेट कर रहा होता है और ऊपर से उसके चारों तरफ फायर होती है। कहता है पता नहीं उस बंदे का मकसद क्या था, पर उसने जो भी किया जिसकी वजह से मेरी यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ चुकी है। कल्टीवेशन तो नहीं बोलेंगे, उसकी पावर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, यानी कि उसकी बाकी सारी चीज़ें इंप्रूव हुई है, पर उसकी कल्टीवेशन लिन फेंग की जितनी कल्टीवेशन थी वो उतनी की उतनी है, यानी कि यान वो लेम के 5th लेवल पे थी तो 5th लेवल पे ही है। फेंग कहता है वो बंदा नहीं होता तो मेरी जो पावर थी वो इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं होती, उसका शुक्रिया जो उसने यहाँ पे मेरी इतनी हेल्प की। लिन फेंग जो होता है वो फायर के बीच में ही बैठा मतलब अपनी एनर्जी को इंप्रूव कर रहा होता है, पावर्स को बढ़ा रहा होता है। दिखाते हैं सूरज ही मस्त चमक रहा होता है, बिल्कुल लाल, खैर जो भी हो उसका कलर तो पता नहीं, बट खैर छोड़ो यार। तो सूरज की रोज रेज होती है या उसकी जो एनर्जी रहती है या जो भी रहता है उसका रेज वगैरह चमक या जो भी है वो हमारे लिन फेंग के ऊपर गिर रही होती है, जिस वजह से लिन फेंग को और भी ज़्यादा पावर यहाँ पर मिल रही होती है और जिसकी वजह से पावर उसकी बढ़ती जा रही होती है धड़ाधड़। फेंग फिर अचानक से उड़ने लगता है और अपने जो हाथ होते हैं उससे यहाँ पे फायर बॉल को क्रिएट करता है, बिल्कुल सन की तरह के होते हैं वो, बिल्कुल थोड़े बहुत देखने में जैसे उसने बहुत से छोटे से सन को क्रिएट किया हो। और ये शायद से लिन फेंग का सन हैविंग बर्निंग सूत्रा टेक्निक है, जिसको यहाँ पे वो मतलब इम्प्रूव कर रहा है हमारा लिन फेंग। यानी लिन फेंग की सन हैविंग बर्निंग सूत्रा यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। लिन फेंग वहीं पे खड़ा कल्टीवेट कर रहा होता है और साथ ही अपने सन बर्निंग हैविंग सूत्रा को यहाँ पे इम्प्रूव कर रहा होता है और उसकी पावर भी बढ़ रही होती है। फेंग मन में सोच रहा होता है ये जो जगह जिसकी जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ ये जगह तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऊपर से यहाँ पे जब मैं अपनी सन हैविंग बर्निंग सूत्रा को कल्टीवेट कर रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि मेरी सन हैविंग बर्निंग सूत्रा की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मेरे को यहाँ पे कुछ और टाइम मिल जाता तो मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता और मेरी सन हैविंग बर्निंग सूत्रा और भी ज़्यादा इंक्रीज और पावरफुल होती है। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए और कल्टीवेट करता तो ये जगह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फेंग को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे अपने सन बर्निंग हैविंग सूत्रा जो होता है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करा होता है और साथ ही उसका ट्राई भी करता है उस पूरी जगह पे वो उसको मतलब फेंकता है या बोलता है हमला करता है। जब वो हमला करता है तो वो जो रेत होती है डेजर्टेड एरिया होता है वो पूरी तरह से जलने लगता है, पूरा आग के से लपेट जाता है पूरा। वो लिन फेंग कहता है ये जो टेक्निक है ये इतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी, पूरी जो डेजर्टेड एरिया उसको पूरा आग से ढक दिया है। कुछ टाइम और मिलता तो शायद मैं इसको और भी ज़्यादा पावरफुल कर सकता था। नेक्स्ट सीन जो होता है वो डोर के बाहर का होता है जहाँ पे बाकी के लोग होते हैं और कल्टीवेटर होते हैं, जहाँ पे हमारी टैंग यूज सोच रही होती है आखिर ये क्या हुआ, 7 दिन तो पूरे हो चुके हैं पर लिन फेंग अभी तक अपनी जगह से बाहर नहीं निकला। फेंग कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, लिन फेंग अभी यहाँ पे बाहर नहीं निकला पर उसको थोड़ा टाइम भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे जिस जगह पे वो जिस राम के अंदर गया हुआ है वो राम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको यहाँ पे टाइम लग रहा है। हो सकता है कि उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले स्ट्रॉन्ग बनने की, तो इस वजह से वो यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा हो उसी राम के अंदर। टैंग यू कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि लिन फेंग वहाँ अंदर राम के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, कल्टीवेट कर रहा है, पर उसकी जो कल्टीवेशन है वो तो नहीं बढ़ी, पर जब उसकी स्टेट है वो थोड़ी चेंज हुई है थोड़ी सी। जो जिनमोजी होता है वो भी यहाँ पे अपने बारे में बता
बता मतलब अपने बारे में नहीं, मतलब हमारे लिनफेंग के बारे में बताता है कि लिनफेंग वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। मैं देख सकता हूँ कि वो उसकी पावर बढ़ तो रही है। लिनफेंग को आगे भी इस नई कंपटीशन में बने रहना है, तो उसको उस राम के अंदर जाके कुछ ना कुछ तो हासिल करना ही होगा और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा, वरना ऐसे नहीं हो पाएगा। वो कंपटीशन के दौरान टिक नहीं पाएगा। जो स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट आएंगे उसके सामने को हराने के लिए लिनफेंग को पावर की ज़रूरत है। पावर तो सिर्फ उसे वहीं से मिल सकती है और जहाँ पे लिनफेंग गया हुआ है। अब देखते हैं कि वो जब बाहर आएगा तो उसकी पावर कितनी बढ़ चुकी होगी और फ्यूचर में लिनफेंग बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकता है, पर उसको यहाँ पे हमसे आगे निकलने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी करनी होगी और जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा, तभी जाके वो हमें सरपास कर पाएगा, नहीं तो हमें नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी कल्टीवेशन वैसे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है फ्यूचर में, क्या लिनफेंग हमसे भी आगे निकल पाएगा, क्योंकि अगर वो टॉप का जीनियस होगा तो शायद वो हमसे भी आगे निकल जाएगा। क्योंकि हमारा जो यूमो होता है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से उन सबकी बातें सुन रहा रहता है और मैं कह रहा होता है यानी ये सारे लोग बस उसी इंसान की बात क्यों करते रहते हैं। मेरे को तो गुस्सा आती है, उसको तो मेरे को मारना हो, उसको तो मेरे से पर्सनल ग्रेज है, मेरे को तो उससे बदला लेना है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक बार वो बंदा बस एक बार ये स्नेक कॉम्पिटिशन खत्म हो जाए फिर मैं उस बंदे को मार डालूंगा। ये बंदा इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा है जिसकी वजह से हम सभी लोग इतनी ज़्यादा देर से बाहर खड़े हुए हैं। ऊपर से यहाँ पे 7 दिन पूरे हो चुके हैं जबकि ये बंदा अभी तक बाहर नहीं आया। पता नहीं अंदर ये क्या कर रहा है और क्या हो गया है। अचानक से जिस राम के अंदर लिनफेंग गया होता है तो वो हिलना चालू हो जाती है, जिसका मतलब है कि लिनफेंग यहाँ पे बाहर निकलने वाला होता है और लिनफेंग वहाँ पे बाहर निकलता है। टैंगी यहाँ पे लिनफेंग की तरफ देख रही होती है और कहती है कि मेरे को कुछ तो सेंस हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो बदला है, यानी कि इसकी पावर थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है, मैं देख सकती हूँ। और हमारे जो पैलेस मास्टर होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि भले ये बंदे की प्रॉब्लम क्या है, इसको मैंने यहाँ पे एक बंदे को अंदर पावर देने के लिए भेजा पर ज़रा देखो इसकी कल्टिवेशन थोड़ी भी नहीं बढ़ी, यानी कि यान इल्म के 5th लेवल पे था तो अभी भी यान इल्म के 5th लेवल पे है, उससे एक लेवल भी हायर नहीं गया। इनमें वहाँ नीचे उतरता है और जबकि पैलेस मास्टर हंस रहे होते हैं और कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज़्यादा जानने बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, पता नहीं इसने और क्या क्या छुपा के रखा है, पर ये बंदे की कल्टीवेशन अभी तक बढ़ी नहीं, जबकि इसको फर्स्ट राम में जाने के बाद, फर्स्ट रैंक की राम में जाने के बाद इसकी पावर तो बढ़नी चाहिए थी। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राम है जिसमें अगर कोई भी जाता तो उसकी पावर इंक्रीज होती है। लगता है जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत है, यहाँ पे ये सब कुछ छुपा रहा है। पर मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि इसकी पावर बढ़ी है, पहले से तो ज़्यादा बढ़ी है और मैं देख सकता हूँ कि इसके पास कौन कौन सी टेक्निक है। पहले से बंदा अलग लग रहा है, भले इसका कल्टीवेशन लेवल ना बढ़ा हो पर इसकी पावर इंप्रूव तो ज़रूर हुई है। जबकि हमारे यूमा को दिखाते हैं जो कि लिनफेंग के बारे में सोच रहा होता है और कहता है ये बंदा अभी भी अपने यान इल्म के 5th लेवल पे और हंसने लगता है। यूमा हंसते हुए कहता है ये बंदे को फर्स्ट रैंक की राम में भेजना बिल्कुल वेस्ट गया, यानी कि लिनफेंग राम में गया पर राम में जाने के बाद भी उसको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, कल्टीवेशन थोड़ी भी नहीं बढ़ी। तो यूमो कहता है कि इसको फर्स्ट रैंक की राह में भेजने ही वेस्ट गया, कुछ नहीं मिला इस बेचारे को, तो ये तो फर्स्ट यान के 5th लेवल पे था, अभी भी 5th लेवल पे ही है। लिनफेंग कहता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो फिर प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, प्लेटफॉर्म पे जब हमारी फाइट होगी तो तुम खुद से देख लेना कि आखिर मेरे को क्या हुआ और क्या मैं अभी भी पावरफुल हूँ या नहीं। तो नॉर्मली कह देता है कि प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। हमारे जो पैलेस मास्टर होते हैं पीछे की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि देख के लगता है जैसे यहाँ पे अभी बारी आ चुकी है उस चीज़ को चालू करने की, यानी कि जो स्नोई कंपटीशन है उसको दोबारा से चालू करने की। पहले मतलब थोड़ी देर के लिए ब्रेक टाइप का आप कह सकते हो या फिर एक राह में भेजने के लिए इन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है तो अब इनकी फाइट फिर से चालू होने वाली है। और हमारे जो पैलेस मास्टर होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं पर कुछ टाइम के लिए इसको हम यहाँ पे पोस्टपोन करते हैं, यानी वो क्या कहते हैं बट यहाँ पे ये जो वो आ रहा है वो तो मैं बता रहा हूँ। वो यहाँ पे गेम को बैटल को पोस्टपोन करने की बात करते हैं, पूरे स्नोई कंपटीशन को थोड़ी देर के लिए रोकने की बात करते हैं, 1-2 दिन के लिए। लिनफेंग कहता है हैरानी से क्या पोस्टपोन करने वाले हैं गेम को। ब्लड एम्पर कैंग चैन बोलता है और कहता है पैलेस मास्टर प्लीज़ यहाँ पे आप गेम को कंटिन्यू रखें और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसको रोकने की, और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे जल्दी से इस गेम को स्टार्ट करते हैं, इसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी चलते हैं और स्नोई कंपटीशन में जाके फाइट स्टार्ट करते हैं और बैटल को लड़ना चालू करते हैं। क्योंकि हमारा यूमो भी यहाँ पे साथ देते हुए कहता है कि ब्लड एम्पर कैंग टियान का कि हाँ बिल्कुल सही कहा पैलेस मास्टर, हमारे कैंग टियान ब्लड एम्पर ने ठीक कहा, किंगटन ब्लड एम्पर ने ही कहा हमें यहाँ पे तो पोस्टपोन नहीं करना चाहिए और गेम को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो पैलेस मास्टर कहता है तो तुम लोगों को रेस्ट की ज़रूरत नहीं और 1-2 दिन के लिए ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो हम चालू कर देते हैं और रेडी हो तो ठीक है। वो जितने भी उनके साथी वगैरह होते हैं, मतलब पैलेस मास्टर के साथ जितनी भी वो लड़कियाँ और साथी वो होता है जिसका नाम हाउपेंग होता है, वो भी यहाँ पे उन मतलब सबसे वो कहते हैं कि तुम सभी लोगों को जाना है इनके साथ और वहाँ पे जाके गेम को देखना है, तो जैसे तुम्हें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। यहाँ पे सारे लोग कहते हैं अच्छा ठीक है हम जाते हैं। जबकि यहाँ पे
हमारे जो पुलिस मास्टर होते हैं स्पेशली कहते हैं किंग चैन से कि किंग चैन तुम मेरे से चाहती थी और बहुत बार कहते थे कि तुम्हें इस जगह से बहुत दूर जाना है और थोड़ा बाहर की जगह को घूम के आना है। तुम्हारे पास अभी एक मौका है, मैं तुम्हें यहाँ पे परमिशन देता हूँ कि तुम जा सकती हो इन सभी के साथ और बाहर जाकर इस पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड को देख सकती हो। मार्शल आर्ट वर्ल्ड के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और तुम्हें जानने को भी मिलेगा, तो तुम जा सकती हो। पुलिस मास्टर कहते हैं कि तुम सभी लोग यंग टैलेंट्स हो, अब अपनी बैटल को कंटिन्यू करो और स्नोई कंपटीशन को कंटिन्यू करते हुए अपनी बैटल्स को शुरू करो। और मेरे को भी इंतजार नहीं हो रहा है कि कौन में तुम में से कौन टॉप का टैलेंट होगा जो कि टॉप पे पहुंचेगा। टॉप पे भले ही कोई भी पहुंचे, पर मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि सभी लोग अपना बेस्ट देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना आगे निकलने की कोशिश करना, अपने लिमिट को पुश करो। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम बाद आती है, तो तुम्हें यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है और मतलब इस अपॉर्चुनिटी को तुम्हें पा लेना है। चलो ठीक है, बातें बहुत हो गई, तो तुम सभी लोग निकलो अपने स्नोई कंपटीशन की तरफ। जन्मोजी यहाँ पे फिर कहता है तो फेयरवेल, चलो ठीक है हम जाते हैं और हम आपसे दोबारा मिलेंगे कभी। कि हमारा हाओपेंग भी कहता है तो ठीक है पैलेस मास्टर हम यहाँ से जाते हैं। पैलेस मास्टर उन सभी के जाने के बाद मन में सोच रहे होते हैं ये सभी लोग बहुत ज़्यादा यंग टैलेंट्स, पता नहीं फ्यूचर में इन लोगों का फ्यूचर कैसा होगा, मतलब फ्यूचर में ये लोग कितना आगे तक पहुँचेंगे। खास करके उस बच्चे लिनफेंग, उस लिनफेंग का फ्यूचर लिमिटलेस है, वो बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा। तो सभी लोग मस्ती से मतलब मज़े से उड़ते हुए वहाँ सामने की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि अपने स्टोरी कंपटीशन की जो प्लेटफॉर्म है या स्टेज है वहाँ पे जा रहे होते हैं। ये 7 दिन पूरे हो गए हैं। ज़ुबुचेंग ने कहा था कि सभी लोग वापस आ जाएंगे जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे। 7 दिन होने के बाद वो स्नोई कंपटीशन में वापस आ रहे होते हैं। लिनफेंग को दिखाते हैं जो कि बगल में देखता है, वहाँ पे उसी के साथ वही लड़की होती है, यानी किंग चैन। किंग चैन कहती है लिनफेंग से मैंने सोचा नहीं था कि तुम वही लड़के होगी जिसके पास फर्स्ट रैंक की जेट की होगी, और मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान थी कि तुम्हारे पास फर्स्ट रैंक की जेट के ऊपर तो तुम फर्स्ट राम पे गए थे जो कि फर्स्ट रैंक की राम है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऊपर तो मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए, मेरे को तो पता चला, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। और फिर वो यहाँ पे 2 या बहुत कम लोग मतलब बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही पर्सन थे या कुछ ही 1-2 लोग गिने चुने लोग थे जो कि फर्स्ट राउंड पे जा पाए थे। बहुत ज़्यादा मुश्किल था उनके लिए, और वहाँ पे जब वो गए थे तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन के निकले थे। पर तुम देखो, तुम जब बाहर निकले तब तुम्हारी पावर उतनी की उतनी ही थी, यानी कल्टिवेशन लेवल तुम्हारा बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो तुमने यहाँ पे वो फर्स्ट राउंड के अंदर गए और वहाँ पे जाके तुमने एक रेयर अपॉर्चुनिटी को पा लिया और तुम यहाँ पे अंदर गए हो, इसका मतलब है कि तुम्हें वहाँ से कुछ ना कुछ तो मिला ही है। लिनफेंग कहता है बोला तुम यहाँ पे क्यों, और तुम वैसे यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे तुम्हें क्यों छोड़ा, बोला तुम सभी लोग क्यों आ रहे हो। लिनफेंग कहता है मेरे को ये समझ नहीं आई कि बोला पैलेस मास्टर ने तुम लोगों को हमारे साथ जाने को क्यों बोला, जबकि हमारे जो वो होती है यानी किंग चैन होती है वो लिनफेंग से कहती है कि लिनफेंग क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि बोला पैलेस मास्टर ने बोला मेरे को तुम्हारे साथ जाने को क्यों कहा और मैं तुम्हारे साथ क्यों आ रही हूँ। लिनफेंग कहता है हाँ मुझे जानना है, ज़रा बताओ मेरे को। बोला क्या ऐसा पैलेस मास्टर ने क्यों किया, जबकि यहाँ पे किंग चैन उसे बताते हुए बोलती है जब वो साथ में बैठ के खाना खा रहे थे, यानी कि लिनफेंग और किंग चैन जब साथ में बैठ के खाना खा रहे थे और नॉर्मली बात कर रहे थे एज अ फ्रेंड की तरह, तो यहाँ पे पैलेस मास्टर ने सोचा कि हम दोनों बिल्कुल ठीक रहेंगे आपस में, बिल्कुल हम दोनों की पावर और मतलब तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो मतलब वो समझ के पैलेस मास्टर ने लिनफेंग को यहाँ मतलब किंग चैन को यहाँ पे लिनफेंग के साथ भेज दिया। और यहाँ पे वो पैलेस मास्टर कहते हैं, किंग चैन बोलती है कि पैलेस मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक रहूंगी और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वजह से पैलेस मास्टर ने मेरे को तुम्हारे साथ भेज दिया और मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। लिनफेंग कहता है अच्छा ऐसा है, तो जबकि जो हमारी किंग चैन होती है वो कहती है लिनफेंग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। लिनफेंग कहता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, जबकि हमारी किंग चैन हंसते हुए कहती है लिनफेंग तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने यहाँ पे सिंपली जवाब दे दिया। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ और मैं भी यहाँ पे देखूंगी कि आखिर फाइट तुम कैसे करते हो और मेरे को भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। लिनफेंग कहता है मैं तुमसे जब मिला था तो मेरे को लगा था कि तुम सभी जो जितनी भी लड़कियाँ हो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों के पास आओगे जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है और जिनकी रैंक हाई है। पर भला तो मेरे पास क्यों आई, तुम्हें पता है मेरी कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा कम थी और मैं बहुत ज़्यादा वीक था। क्योंकि किंग चैन कहती है कि अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम साफ सिर्फ ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे को लाइक नहीं करते। लिनफेंग यहाँ पे थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है नहीं नहीं मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। देन वो शांति जाने लगता है जबकि किंग चैन यहाँ पे कह रही होती है लिनफेंग फ्यूचर में मेरे को ठीक से पता है कि तुम बहुत ज़्यादा आगे तक जाओगे और मेरे को यकीन है कि तुम बहुत ज़्यादा तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस है। और हमारी जो किंग चैन होती है वो लिनफेंग के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बताती है और वो कहती है कि लिनफेंग कैसा पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा जीनियस भी है। तो फर्स्ट रैंक की जेट की से हासिल हुई थी और उसने बहुत ज़्यादा आगे तक वो गया है और फ्यूचर भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है और लिमिटलेस है। वो लिनफेंग से कहती है कि मेरे को मतलब नहीं कि तुम इससे एग्री होते हो या नहीं, मेरे को मतलब नहीं कि तुम मेरे को लाइक करते हो या फिर नहीं, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ इस जर्नी में, जो तुम जाओगे जहाँ पे भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। फिर यहाँ पे उसे स्माइल पास करते हैं। इसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पे हमें वो बड़ी से कॉम्पिटिशन का होता है, जहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, वहीं पे सभी लोग आ जाते हैं जबकि देखने वाले दर्शक वहीं पे दर्शक बैठे होते हैं। कहते हैं जरा देखो 7 दिन पूरे हो चुके हैं और
ज़रा देखो वो सभी लोग आ चुके हैं जो कि यहाँ पे कल्टीवेटर और जो भी कंपटीशन में हिस्सा लिए थे और जो कि यहाँ से चले गए थे ज़ू वूचेंग के साथ, वो वापस आ रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें धमाकेदार कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। सभी लोग कहते हैं जो 15 कल्टीवेटर्स है, जो कि स्ट्रॉन्ग के 15 रैंक के कल्टीवेटर्स है, वो सभी लोग आ रहे हैं। अब मज़ा आने वाला है। चलो देखते हैं कि अब आगे कंपटीशन में क्या होने वाला है। जबकि देखने वाले में से कुछ दर्शक फिर आप जिनकी नज़र तेज होती है, जिनकी नज़र वो तेज होती है, वो देख लेते हैं और कहते हैं कि ज़रा देखो उन सभी के साथ तो बाकी के कुछ और भी लोग आ रहे हैं, शायद वहीं से होंगे जहाँ से जो कल्टीवेटर जहाँ पे गए थे वहीं से कुछ लोग वहाँ से आ रहे हैं शायद से। वो लोग जो कि यहाँ पे हमारे मतलब जितने भी कॉम्पिटिटर हों सबके साथ आ रहे हैं, वो सभी लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सभी लोग हाओपेंग और बाकी लड़कियों की तरफ देखते हैं जो कि उसी पैलेस से होते हैं, जबकि देखने वाले दर्शक कहते हैं तो मज़ा आने वाला है। बाकी के वहाँ पे और भी लोग आ चुके हैं। उनके एडवेंचर के तौर पे जब एडवेंचर चल रहा था और वो लोग 7 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे, तो उनके साथ और लोग आ चुके हैं। वो सारे कल्टीवेटर रहते हैं, वो वहीं पे स्टेज के ऊपर नीचे की तरफ उतरते हैं और अब वो तैयार हैं पूरे कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए। जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो हमारे ज़ू वूचेंग के सामने खड़े होते हैं, क्योंकि ज़ू वूचेंग ही तो हैं जो कि पूरे कंपटीशन को होस्ट करे, तो उन्हें तो यहाँ पे ज़ू वूचेंग के सामने आना ही था और ज़ू वूचेंग यहाँ पे उन्हें बताएंगे कि क्या करना है और नेक्स्ट क्या होने वाला है। लिन को देखते हैं जो कि यहाँ पे उन्हीं सबके साथ उतरता है। जब वो वहाँ पे आते हैं तो हमारे हारमैन को दिखाते हैं जो वहीं पे होता है और कहता है कि मेरे ब्रदर फैंग यहाँ पे आ चुका है। अब देखने में मज़ा आएगा कि ब्रदर फैंग के सामने कौन स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होते हैं जो कि उसके सामने टिक पाते हैं, क्योंकि वो कहीं पे गया हुआ था। अब देख के लगता है जैसे मेरे ब्रदर फैंग पहले से स्ट्रॉन्ग होके आया है, अब यहाँ पे और भी मज़ा आने वाला है। अब देखते हैं मेरे ब्रदर फैंग के पास कौन से और भी ज़्यादा पावर आ चुकी है। यहाँ पे लिंग ज़ाओ, 7 इमोशन स्वॉर्ड लिंग ज़ाओ और साथ ही ज़ाओ ज़ाओ, इन दोनों के जो फादर वगैरह होते हैं तो वो वहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। जो लिंग ज़ाओ और ज़ाओ ज़ाओ जो होते हैं वहीं पे होते हैं। तो लिंग ज़ाओ और ज़ाओ ज़ाओ ये दोनों ही जो होते हैं जो कि 7 इमोशन स्वॉर्ड के साथ एक और लड़की है जिसका नाम ज़ाओ ज़ाओ और 7 इमोशन स्वॉर्ड जिसका नाम लिंग ज़ाओ है, उसके मास्टर होते हैं एक्चुअली, वो सॉरी फादर नहीं होते। दोनों की मास्टर वहाँ पे आते हैं तो वो कहते हैं मास्टर। यूलैन एम्पायर के यूनजाओ सेक्ट से जो उनके मास्टर होते हैं यानी कि 7 वर्सेस स्वॉर्ड के मास्टर, वो वहाँ पे आते हैं। कि देखने वाले लोग बात करने लगते हैं और कहते हैं कि यूलैन एम्पायर से जो यूनजाओ सेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ज़रा देखो उन सभी के जितने भी पावरफुल लोग हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे और कितने कितने बड़ी फैमिली के पावरफुल लोग आते हैं। देख के लगता है जैसे अभी तो ये सब शुरुआत है, अभी तो और भी अलग जगह के बहुत से पावरफुल लोगों का आना बाकी है। अभी तो धीरे धीरे करके बहुत से पावरफुल लोग आएंगे। जबकि एक बंदा कह रहा होता है ज़रा देखो ये यूजाओ एम्पायर से लुनजाओ एम्पायर से है जो कि यूलैन एम्पायर में। जो यूनजाओ सेक्ट के जो पैट्रियार्च है वो यहाँ पे एक्चुअली में 7 इमोशन स्वॉर्ड लिंग ज़ाओ और ज़ाओ ज़ाओ के यहाँ पे मास्टर भी है। मेरे को तो पता चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी पता चलता है, जिससे पता चलता है कि जो 7 इमोशन स्वॉर्ड लिंग ज़ाओ और साथ ही उसके साथ ज़ाओ ज़ाओ, ये दोनों इतने पावरफुल कैसे है? क्योंकि उनके मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और इन दोनों के मास्टर एक ही हैं, क्योंकि यूनजाओ एम्पायर से मतलब सॉरी यूनजाओ सेक्ट से हैं। यूनजाओ सेक्ट के पैट्रियार्च होते हैं, पता नहीं वो कौन होते हैं, पर जो कि यहाँ पे 7 इमोशन स्वॉर्ड लिंग ज़ाओ और ज़ाओ ज़ाओ के मास्टर होते हैं वो कहते हैं अपने डिसाइपल, दोनों डिसाइपल से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे मेरी तरफ फोकस मत करो, मैं तो यहाँ पे सब कंपटीशन को देखने आया हूँ। तुम यहाँ पे ग्लोरी हासिल करो और हमारे जो पूरे सेक्ट का नाम पूरा रोशन करो। तो सबको एक करके हराते हुए तुम्हें पूरे टॉप पे पहुँचना है, तभी जाके तुम मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ पाओगे और तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस होगा। जबकि यहाँ पे एक और पावरफुल बंदा आता है और कहता है हमारे यूनजाओ सेक्ट का थोड़ा इंसल्ट करते हुए कि भला तुम यूनजाओ सेक्ट वाले भला किसकी बात कर रहे हो? यूनजाओ सेक्ट के पास कौन सी ग्लोरी की तुम बात कर रहे हो कि तुम्हारे डिसाइपल एक अच्छी ग्लोरी को हासिल करेंगे? मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता। तुम्हारे यूनजाओ सेक्ट के डिसाइपल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, भला उनको तो ग्लोरी छोड़ो कुछ नहीं मिलेगा, वो आगे तक तो जा ही नहीं पाएंगे लगता है। तो लिंगजाओ के जो मास्टर होते हैं वो बगल में देखते हैं जहाँ पे दूसरे सेक्ट के भी कुछ पावरफुल लोग आए होते हैं। कहते हैं हमारे 7 इमोशन स्वॉर्ड लिंगजाओ के मास्टर से कि ग्लोरी की जिस ग्लोरी की तुम बात कर रहे हो वो ग्लोरी तो हमारी तरफ आएगी, क्योंकि हमारे जो दोनों डिसाइपल है वो यहाँ पे टॉप पे पहुंचेंगे और हमारे लिए ग्लोरी को हासिल करेंगे। हमने यूनजाओ सेक्ट को लोग यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा यूनजाओ सेक्ट काफ़ी आगे तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि हमारा जो ब्लैक फीदर सेक्ट है वो बहुत ज़्यादा आगे में जाएगा। जबकि दूसरे वाले देखने वाले दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं और कहते हैं ज़रा देखो तो यहाँ पे ब्लैक फीदर एम्पायर से भी लोग आए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक बात है भाई, ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बिल्कुल डीमन जैसे हैं। जबकि जो ब्लैक फीदर एम्पायर के जो पैट्रियार्च रहते हैं वो एक्चुअली मास्टर रहते हैं ज़ूशा और ब्लडवुड के। वो दोनों ही जब हमारे ब्लैक फीदर एम्पायर के पैट्रियार्च होते पता नहीं कौन होता, उनको देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पे आ गए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ पे वो जो होते हैं यानी कि लिंगजाओ के जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं गुस्से से कि तुम यहाँ पे जो भी बोल रहे हो बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हो, थोड़ा अपने शब्द ध्यान दो कि तुम बोल क्या रहे हो। जबकि यहाँ पे ये दोनों फैमिली की कमी नहीं होती, इन दोनों फैमिली के मास्टर की कमी नहीं होती कि यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि तुम लोग किस ग्लोरी की बात कर रहे हो, तुमको भी यहाँ पे ग्लोरी ठीक से नहीं मिलेगी। ब्लैक फीदर एम्पायर से जो भी ये बंदा आया तुमको यहाँ पे ग्लोरी मिलने ही
नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पे मेरा बेटा ही काफ़ी है। तो हम सभी को यहाँ पे हराते हुए टॉप पे पहुँचने के लिए मेरा बेटा ही अकेले पूरे टॉप पे पहुँच जाएगा। कैंगचियाओ एम्पायर से मेरा बेटा कैंगचियान ब्लड एम्परर वो ही काफ़ी है और वो पूरे टॉप पे पहुँचेगा और सभी को पछाड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे देखने वाले दर्शक बात कर रहे होते हैं आखिर ये बंदा कौन है, इसने कैंगचियाओ एम्पायर का, इसका मतलब कि ये कैंगचियाओ एम्पायर से है, तो इसका मतलब ये कैंगचियान ब्लड एम्परर का कोई रिलेटिव है। कैंगचियान ब्लड एम्परर कहता है कि फादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये फाइट मेरी है और मेरे को इस फाइट को जीतना है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ से चले जाओ। कैंगचियाओ एम्पायर से उसके जो फादर होते हैं कैंगचियान ब्लड एम्परर के, वो कहते हैं कि मैं तो बस यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ, तुम अपनी फाइट को कंटिन्यू करो, मैं सिर्फ देखूंगा कि कैसे तुम लोगों को बछाड़ते हो सबसे आगे और टॉप तक पहुँचते हो, मैं बस ये देखने के लिए आया हूँ। देखने वाले दर्शक बात कर रहे होते हैं ब्लैक फीदर एम्पायर से, कैंगचियाओ एम्पायर से, यूनलैन एम्पायर से, ये सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब एम्पायर से लोग आए हुए हैं अपने बेटों और मतलब डिसाइपल की फाइट देखने के लिए। कि बाकी ये लोग बात कर रहे होते हैं कि मैं इनकी पावर को सेंस कर सकता हूँ, यहाँ पे पावर फ्लो हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन जबकि लिनफेंग यहाँ पे सोच रहा होता है कि इन सभी के पेरेंट्स और मास्टर वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं जो कि बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह हैं, जिनकी पावर बहुत ज़्यादा है काश में। तो लिनफेंग यहाँ पे कहता है कि आगे जाके इनकी पावर के बराबर मैं पहुँच जाऊँगा और मेरे को यकीन है कि मेरी पावर इनके बराबर होगी। क्योंकि यहाँ पे हमारा जन्मोजी बोलता है और कहता है फादर आप भी यहाँ पे आ गए, जबकि दिखाते हैं हमारे जन्मोजी के जो फादर होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। लिनफेंग यहाँ पे कह रहा होता है कि जन्मोजी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर मेरे को देखने में मज़ा आएगा और देखना है कि उसके फादर कितना ज़्यादा पावरफुल है अगर वो यहाँ पे पावर्स को रिलीज़ करते हैं। तो वैसे छोड़ो ये सब, यहाँ पे खैर जन्मोजी के भी फादर के मतलब यहाँ पे जन्मोजी के फादर भी आ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। हमारा जो यूनफेंग होता है वो कहता है कि यहाँ पे एक एक करके स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग लोग आते जा रहे हैं, उनके फादर और मास्टर आते जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है धीरे धीरे करके एक्साइटिंग होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टॉप के टैलेंट्स हैं उनके यहाँ पे फादर और मास्टर आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपने डिसाइपल और बेटों से ही। हमारे ज़ू वुचेंग चलाते हुए कहते हैं तो अब जैसे कि सब कुछ हो चुका है और सभी लोगों के जो मास्टर फादर हैं अब यहाँ पे वो भी आ चुके हैं और बाकी के लोग तैयार हों तो हम सही कॉम्पिटिशन को चालू भी करेंगे। और ये तो ब्लेसिंग जैसे है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉप के टैलेंट और साथ ही उनके जितने भी फादर मास्टर हैं वो दूसरे एम्पायर से वो सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, खास स्नोई कॉम्पिटिशन में उनके बच्चों की अपने मतलब डिसाइबल की फाइट देखने के लिए। और भी ज़्यादा अच्छी बात है, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए अपने मतलब डिसाइपल और अपने बेटों की फाइट देखने के लिए। यहाँ पे ज़ू वुचेंग जो होते हैं वो सीरियस मोड में आ जाते हैं और कहते हैं फिर सभी लोगों से जो कि यहाँ पे डिसाइपल के जितने फादर या फिर मास्टर वगैरह हैं जो कि यहाँ पे जिनके डिसाइपल या फिर बेटे तो सभी लोग यहाँ पे स्नोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ज़ू वुचेंग उन सभी पावरफुल लोगों से कहते हैं जो कि ऊपर पावर से अपनी रिलीज करते हुए मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उन सभी फादर और मास्टर से कह रहे होते हैं ज़ू वुचेंग कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और आपके डिसाइपल यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन में फाइट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और साथ ही जितने भी लोग आपस में फाइट कर रहे हैं वो आपके जूनियर्स हैं। तो आपको यहाँ पे मैं एक सीधी सीधी बात बता देना चाहता हूँ, कोई भी आपका सन या फिर डिसाइपल जो भी है जिसने भी यहाँ पे स्नोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले लिया है, अगर उसने यहाँ पे स्नोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले लिया है इसका मतलब है कि वो लड़ते हुए यहाँ पे मर भी सकता है, क्योंकि उसने स्नोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है। तो इसका मतलब ये है कि आप में से कोई भी अपने जो डिसाइपल या फिर सन है उसको मरते हुए देख लेगा पर यहाँ पे कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ना उसको बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये स्नोई कॉम्पिटिशन है। तो अगर आपके सामने आपका बेटा या फिर डिसाइबल मर जाता है तो आपको इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। अगर आपने इंटरफेयर कर दिया तो मेरे को यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज़ करते हो आपको वहाँ पे रोकना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर ज़्यादा कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे को आपको मारना भी पड़ सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे वार्निंग देना चाहता हूँ कि आपको इंटरफेयर नहीं करना है इस स्नोई कॉम्पिटिशन के दौरान अपने डिसाइपल या बेटे की जान बचाने के लिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं अभी यहाँ पे आए हैं वो सिर्फ अपनी डिसाइपल या फिर सन की फाइट देखने के लिए आए हैं, तो अपने फाइट ही देखें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ शांति से अपनी फाइट देखें अपने बेटों की। इन वाले दर्शक बात कर रहे होते हैं ज़रा देखो तो भाई साहब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमारे जो ज़ू वुचेंग जो कि पूरे कॉम्पिटिशन को होस्ट कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। उन्होंने तो यहाँ पे सभी पावरफुल लोगों को यहाँ पे वार्निंग दे दी है, अगर कोई भी आगे बढ़ा तो वो उनका अगर बस चले तो वो तो मार भी सकते हैं। पता नहीं ज़ू वुचेंग की पावर कितनी होगी कि वो सबको वार्निंग दे दिया। और जो साथ ही ज़ू वुचेंग है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये तो हमने देख ही लिया है। अभी तो जो ज़ू वुचेंग है वो इतने बड़े कंपटीशन को होस्ट कर रहे हैं और बड़े अच्छे से इस कंपटीशन को संभाल रहे हैं, जबकि ज़ू वुचेंग को दिखाते हैं तो यहाँ पे अब जो स्नोई कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा आगे तक पहुँच चुका है, हाथ से भी ज़्यादा अब ख़त्म हो चुका है। अब स्नोई बैटल का जो फाइनल बैटल है वो स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे बाकी सारे कंपटीटर आपस में फाइट करेंगे। तो भी यहाँ पे हार जाएगा वो इस बार पूरी तरह से ही हार जाएगा। और मैं पहले की बैटल में लोग फाइट कर रहे थे और हार भी
भी रहे थे पर वो ठीक से नहीं आ रहे थे, मतलब पूरी तरह से बाहर नहीं हुए थे। उनके पास एक चांस था जीतने का और अभी भी चांस है, अगर वो जीत सकते हैं तो वो जीत जाएं। पर अब ये फाइनल बैटल तक आ चुका है, ये कंपटीशन फाइनल बैटल पर चल रहा है। तो अब जो हार जाएगा किसी कॉम्पिटिटर से वो तो सच में ही हार जाएगा और बाहर निकल जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, हार जाएगा। और यहाँ पे फिर जो हमारे जू वूचेंग रहते हैं वो कहते हैं सबसे कि ये जो बैटल होने वाला है ये फाइनल बैटल होने वाला है, जिसमें आप लोग आपस में फाइट करोगे और जो स्ट्रांग और टैलेंटेड होगा, जिसके पास स्ट्रेंथ और ब्रेन होगा, वो यहाँ पे आसानी से इस बैटल को जीत जाएगा और वही टॉप पे पहुंचेगा, जो कि ज़्यादा पावरफुल होगा और साथ ही जिसके पास नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा। जू वूचेंग जो होते हैं वो सभी लोगों को बताते हुए कहते हैं ये एक बैटल होने वाली है जो कि फाइनल बैटल है इस पूरे कॉम्पिटिशन की। इस बैटल के दौरान तुम्हारा ये होगा कि जो लोग ज़्यादा जीतेगा वही ज़्यादा रैंक हायर। जू वूचेंग बस यही बता रहे होते हैं कि जो जितनी ज़्यादा बैटल जीतेगा उस पर उतनी ज़्यादा हायर रैंक मानी जाएगी, उसकी उतनी ज़्यादा हायर रैंक होगी। तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें ज़्यादा बैटल जीतनी है, ज़्यादा बैटल जीतने में तुम्हारी रैंक हायर होगी। देखने वाले दर्शक बात कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, जितना ज़्यादा हम जीतेंगे और जितनी ज़्यादा बैटल जीतेंगे तो उतनी ज़्यादा रैंक हायर होगी, जो कि एक फेयर गेम है। और ऊपर से अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ना कुछ इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है और ना ज़्यादा अनफेयर है। और फिर सच में यार ट्रांसलेशन में पता नहीं क्या क्या इसके रूल्स है, पता है समझ ही नहीं आ रहा भाई, बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तो ट्रांसलेशन में कुछ एक गड़बड़ हो जाए इसकी वजह से पूरा ही गड़बड़ हो जाता है भाई। यार तो अभी हम के लिए ज़्यादातर बातों को मैं इग्नोर कर दूंगा, छोटी छोटी बातें जो कि मेरे पल्ले पड़ रही है तो वो मैं आपको बता दूंगा, और बाकी की जो रूल्स है रूल्स में गड़बड़ ऊपर नीचे होती रहती होगी और मतलब हो ही रही है अभी। तो ज़्यादा रूल्स पे ध्यान मत देना क्योंकि रूल्स कुछ भी हो सकता है, आप तो सिर्फ वो देखना जो अभी चलेगा। तो यानी किसकी फाइट किससे होती है आपको तो फाइट देखनी है, रूल्स पे ज़्यादा कोई ध्यान मत देना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है भाई। ये एक बंदा कहता है कि जिसके पास ज़्यादा रैंक होगी तो वो यहाँ पे ग्लोरी के लिए फाइट करेगा और वो बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा जिसके पास हायर रैंक होगी। अब देखना ये है कि कौन टॉप तक पहुँचेगा। मेरे को तो सब्र ही नहीं हो रहा, पता नहीं कब ये गेम स्टार्ट हो और कब मेरे को देखने को मिले कि कौन यहाँ पे सबसे टॉप पे जाता है। कि एक और देखने वाले दर्शकों से एक बंदा और कहता है कि हाँ अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे 4 बड़े एम्पायर में से भी लोग आए हुए हैं, उनके मतलब डिसाइपल के मास्टर आए हुए हैं और सन के फादर आए हुए हैं। अब देखने में मज़ा आएगा, 4 बड़े एम्पायर के जो पैट्रियार्च वगैरह वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। अब तो और मज़ा आने वाला है इस कॉम्पिटिशन के दौरान। कि हमारे जो जू वूचेंग रहते हैं वो सबसे फिर से यहाँ पे बताते हुए कहते हैं रूल्स के बारे में कि यहाँ पे एक और रूल्स है, वो रूल है ये मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हार मानना अलाउड है। आप यहाँ पे हार मान सकते हो अगर आपको लगता है कि पावर गैप बहुत ज़्यादा है और आपके सामने कोई ऐसा बंदा है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आप यहाँ पे हार मान सकते हो। फिर मैं यहाँ पे आपको मतलब हटा दूंगा, यानी कि आप एक तरह से पूरी तरह से हार जाओगे, डिफीट हो जाओगे अपने सामने वाले से अगर आप उससे हार मान लेते हो तो, क्योंकि ये पूरे बैटल में आपकी लाइफ भी जा सकती है। अगर आपको लगता है कि वो बंदा सामने वाला आपको हरा सकता है तो बस अपनी हार मान लो, फिर आपकी जान बच जाएगी और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा और आपकी जान भी नहीं जाएगी। फिर दिखाते हैं जो हमारे जू वूचेंग रहते हैं और भी सारे बाकी के रूल्स के बारे में बताते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा गड़बड़े हैं, तो उसको हम इग्नोर करते हुए अब फाइट पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइट अब किस किस की चालू होती है। तो यहाँ पे जो हमारे जू वूचेंग रहते हैं वो कहते हैं लिन फेंग से कि लिन फेंग तुम्हारे पास है फर्स्ट रैंक की जेट की, इसका मतलब है कि पहली फाइट तुम्हारी होनी है, तो तुम्हें यहाँ पे डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा अपोनेंट चुनना है, तो जल्दी से अपने लिए अपोनेंट चुन लो। जो हमारे जू वूचेंग रहते हैं वो लिन फेंग से कहते हैं कि लिन फेंग यहाँ पे तुम तो अपने लिए अपोनेंट चुन लोगे, फिर तुम्हारी बाद बारी आएगी होगी, फिर बाकी के लोग अपने लिए अपोनेंट चुन लेंगे, फिर उसके बाद जब तुम्हारी फिर से बारी आएगी लिन फेंग, तो लिन फेंग तुम्हें यहाँ पे फिर से उस अपोनेंट को नहीं चुनना है जिसको तुम अभी चुनने वाले हो, तो तुम्हें उसको दोबारा नहीं चुनना है। एक ओपोनेंट को तुम बार बार तो नहीं चुन सकते, तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। कि जू वूचेंग कहते हैं मतलब ये है कि अगर आप एक बार फाइट कर लेते हो किसी के साथ तो वो बंदे को आप दोबारा नहीं चुन सकते, मतलब जिसकी फाइट हो जाती है वो दोबारा फाइट ठीक से नहीं कर सकता, उस बंदे को कोई नहीं चुनेगा अगर जिसकी दोबारा फाइट हो जाती है। तो कि देखने वाले दर्शक कहते हैं ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि जो टॉप के जीनियसेस है यानी टॉप 15 या टॉप 10 के जीनियसेस, पर वो यहाँ पे किसी कमज़ोर को चुन लेते हैं, अपने लिए किसी कमज़ोर बंदे को चुन लेते हैं, तो वो बार बार एक ही उसी कमज़ोर बंदे के साथ फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि जू वूचेंग ने कहा है कि एक बंदे को आप बार बार नहीं चुन सकते। इसका मतलब है कि टॉप 10 के कोई बंदे हो गए तो वो अगर किसी को चुनेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो फिर उसके बाद वो नेक्स्ट जो बंदे को चुनेंगे वो शायद उससे पावरफुल भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और इसमें कोई भी अनफेयर वाला रूल नहीं है। और ऐसे करके मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में आपस में लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फेयर गेम है, अब कोई ज़्यादा टेंशन की बात इसमें है नहीं। कुछ लोग अपने रूल्स के बारे में बताने लगते हैं और भी कॉम्प्लिकेटेड फिर करने लगते हैं रूल्स को, कि रूल्स में ये होगा वैसे होगा, ये हो सकता है वो हो सकता है। मैं ज़्यादा रूल्स के बारे में बातें नहीं करूँगा, रूल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो
समझना मुश्किल है और ट्रांसलेशन तो भाई अलग ही लेवल है। तो जब सभी लोग आपस में रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं तो दिखाते हैं फिर हमारे जो जू वूचेंग रहते हैं, फिर वो यहाँ पे कहते हैं सभी से कि अब देख के लगता है कि जैसे मैंने तुम सबको रूल्स के बारे में समझा दिया और बता दिया है कि रूल्स में क्या क्या है, तो अब यहीं पे अपनी बातों को ख़त्म करते हैं और जो स्नोई कॉम्पिटिशन का फाइनल बैटल है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और फाइनल बैटल को शुरू करते हैं, जिसमें आप सभी को आपस में लड़ना होगा और कंटिन्यू होगी फाइट। तो जू वूचेंग फिर सबसे कहते हैं कि चलो अपने कदमों को पीछे हटा लो, क्योंकि अब जिसकी जो पहला फर्स्ट जेट किया वो यहाँ पे अपने लिए एक अपोनेंट को चुनने वाला है। और फिर वो लिन फेंग से कहता है लिन फेंग चलो जल्दी स्टेज के ऊपर आओ और आगे बढ़ो, अपने लिए एक अपोनेंट को चुनो जिससे तुम फाइट करना चाहते हो। क्योंकि लिन फेंग कहता है अच्छा ठीक है सीनियर जैसा आप कहते हो। और फिर लिन फेंग यहाँ पे अपने लिए एक अपोनेंट को चुनने वाला होता है, जबकि देखने वाले दर्शक आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें तो यही बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और ये देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि आखिर लिन फेंग जो कि टॉप टैलेंटेड बंदा है, जो कि इतने कम मतलब कल्टिवेशन के साथ वो बड़े बड़ों को हरा देता है, तो वो देखने में एक्साइटेड होते हैं और इंटरेस्टिंग होते हैं कि आखिर लिन फेंग किसको चुनेगा। और वो कहते हैं कि मेरे को इंतजार नहीं हो रहा है कि लिन फेंग किसको चुनने वाला है, जबकि यहाँ पे लिन फेंग कहता है मैंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि मैं किसको चुनने वाला हूँ। तो वो 14th रैंक का है, जो कि वो बंदा है। वो बंदा की लिन फेंग की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि लगता है लिन फेंग ने जैसे मेरे को चुन लिया है, लगता है जैसे ये बंदा मेरे साथ अब फाइट करना ही चाहता है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब किसने मेरे को चुन लिया है तो अब मैं उसको मना नहीं कर सकता। क्योंकि जो टॉप 10 के रैंकिंग के बंदे होते हैं उनको आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो आपको चुन लेंगे तो आप मना नहीं कर सकते डायरेक्ट उनको। बंदा कहता है कि लिन फेंग और फियांग दोनों बहुत ज़्यादा करीब एक दोस्त की तरह है, और जबकि एक ब्रदर की तरह है। बल्कि लगता है देख के जैसे लिन फेंग ने मेरे को चुन लिया तो मैं मना नहीं कर सकता, तो मेरे को उसके साथ फाइट तो करनी पड़ेगी। वो बंदा अब यहाँ पे तैयार होता है, रेडी होता है लिन फेंग के साथ फाइट करने के लिए और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। क्यों बंदा कहता है कि अब जबकि तुमने मेरे को फाइट करने के लिए चुन लिया है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि लिन फेंग तुम्हारे चर्चे बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी देखूँ तुम्हारे पास स्ट्रेंथ भी है कि नहीं उतनी। लिन फेंग तो यहाँ पे मुस्कुराते हुए बड़े मतलब डायरेक्ट उस बंदे से बोल देता है कि तुम यहाँ पे हार मान लो, तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे। बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है क्या मैं हार मान लूँ। लिन फेंग बड़ी एटीट्यूड के साथ कहता है कि यहाँ तुम्हें यहाँ पे हार मान लेनी चाहिए, मेरे को नहीं लगता कि तुम यहाँ पे मेरे को ठीक से हरा पाओगे, तो तुम यहाँ पे गिव अप कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता कि तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा चोट पहुंचे, तो चुपचाप से यहाँ पे हार मान के चले जाओ, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। फिर देखने वाले दर्शक बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ज़रा देखो वाकई में मैंने तो सुना था लिन फेंग एरोगेंट है, पर पता नहीं था कि वो इतना ही ज़्यादा है भाई साहब ने, और इतने से पावरफुल बंदे को ये सीधे सीधे बोल रहे हैं वो उसके सामने हार मान ले। वो लिन फेंग उसको हर्ट नहीं करना चाहता, भला लिन फेंग कितना ज़्यादा एरोगेंट है ये तो हम आज देख ही रहे हैं। लिन फेंग ने यहाँ पे डायरेक्ट उससे गिव अप करने के लिए बोल दिया है, जबकि वो बंदा यहाँ पे लिन फेंग से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी कहने की मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने ही हार मान लूँ, तो तुम्हारे क्या लगता है कि तुम्हारी पावर मेरे से ज़्यादा है और मैंने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, वो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। दिखाता हूँ कि हम दोनों की कल्टिवेशन में कितना बड़ा डिफरेंस है और आज मैं अपनी पावर को शो करके तुम्हें दिखाऊंगा। क्योंकि वो बंदा हमारे लिन फेंग से कह रहा होता है कि मैं भी यहाँ पे अब देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने कैपेबल हो, क्या तुम वाकई मेरे साथ फाइट भी कर सकते हो, यही अपनी लंबी लंबी फेंक रहे हो कि तुम मेरे को हरा सकते हो और मैं तुम्हारे सामने हार मान लूँ। जबकि वो जो बंदा होता है वो कहता है कि लिन फेंग मेरे को पता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो भी सकता है कि शायद तुम इस बैटल को जीत जाओ, पर मैं यहाँ पे ऐसा तो हार नहीं मानूंगा, मैं अपना पूरा ट्राई दूंगा, अपना पूरा ट्राई देते हुए तुमको हराने की पूरी कोशिश करूंगा। लिन फेंग कहता है वो देख के लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा जोश है, चलो देखते हैं कि तुम भला कितने टाइम तक टिक पाते हो, और मैं भी तुम्हारी अब स्ट्रेंथ को देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुम वाकई में पावरफुल हो या नहीं। क्योंकि लिन फेंग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राम में गया था जिससे उसे बहुत ज़्यादा पावर मिली और बहुत ज़्यादा वो मिला है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते जा रहा होता है। उसकी पावर वाकई में बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है कि पूरी जगह पे उसकी पावर का फ्लो हो रहा होता है। वो जो बंदा होता है सिर्फ लिन फेंग की जो पावर होती है उससे दूर धकेला जा रहा होता है, यानी पीछे की तरफ हटते जा रहा होता है, क्योंकि लिन फेंग धीरे धीरे करके अपनी पावर्स को रिलीज करते उसके पास आ रहा होता है, जबकि वो बंदा पीछे की तरफ हट रहा होता है। वो भी सिर्फ लिन फेंग के प्रेशर को झेलते हुए, और वो बंदा यहाँ पे कह रहा होता है संभालते हुए अपने आप को, कहता है कि ये क्या हो रहा है, इसकी पावर बंदे की तो बहुत ज़्यादा है, ज़रा देखो मैं तो यहाँ पे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। जबकि लिन फेंग यहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम मेरे से जीत नहीं सकते, अभी भी चांस है, तुम्हें यहाँ पे हार मार देनी चाहिए और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी ना, मैं तुम्हें यहाँ पे हर्ट करना चाहता हूँ या तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ, तुम यहाँ पे हार मान लो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। तो लिन फेंग यहाँ पे कुछ कहते हैं और भी ज़्यादा उसकी पावर रिलीज होने लगती है, जबकि देखने वाले दर्शक कहते हैं आखिर ये बंदे की पावर क्या है, इसने कितनी पावर को हाइड करके रखा हुआ था, अब जरा देखो ये पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, अपने स्वॉर्ड इंटेंट को शायद से रिलीज करे, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये बंदा, अपने स्वॉर्ड इंटेंट को यहाँ पे ऐसे रिलीज कर रहा है। दूसरे देखने वाला दूसरा बंदा कह रहा होता है कि लिन फेंग की जो स्वॉर्डमैनशिप की पावर है वो भी बहुत ज़्यादा है, लिन फेंग ने यहाँ पे अगर अपनी स्वॉर्ड को ही निकालते तो ये उसके सामने वाला बंदा तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि लिन फेंग की पावर से पता चल रहा है कि वो उस सामने वाले बंदे से मतलब सामने वाले बंदे से कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर लिन फेंग यहाँ पे स्वॉर्ड को बाहर निकालता है तो ये मैच तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जबकि वो जो बंदा होता है वो कहता है लिन फेंग से कि मेरे को पता है कि लिन फेंग तुम वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुमने यहाँ पे अपनी पावर्स को शो किया है। क्योंकि वो जो बंदा होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा होता है और वो लिन फेंग के सामने खड़ी होने की कोशिश कर रहा होता है, पर लिन फेंग जब और भी पावर्स को रिलीज करता है तो एक टाइम पे आके वो बंदा कह ही देता है कि मैं
मैं यहाँ पे हार मानता हूँ लिनफेंग, मैं तुम्हारे सामने नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करो, मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। तो जब लिनफेंग यहाँ पे अपनी पावर्स को हटाता है, अपनी पावर्स को जो वो रिलीज़ कर रहा था उसको यहाँ पे बंद करता है, तो वो बंदा यहाँ पे हाफने लगता है। हमारे जो लिनफेंग होता है वहाँ से पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि कभी मिलेंगे दोबारा, बाय। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।